हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जलवायु अध्याय को कंप्लीट कर चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इसके कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स जो है वो समझ में आ गए होंगे। कुछ कमेंट्स आए हैं कि सर एक एक चीज़ को बारीकी से समझाइए, सारी चीज़ों को डिटेल से समझाइए। तो यदि आप सारे वीडियोस को बहुत अच्छे से देखते हैं, केवल कोई एक वीडियो यदि आप देखते हैं, केवल कोई एक कंटेंट देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन यदि आप पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 9 तक सारे कंटेंट ई क्लासेस बाय मनीष सर पे जो जलवायु के दिए गए हैं देखेंगे तो ये जो आज हम प्रश्नोत्तर और क्रियाकलाप हल कर रहे हैं ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज जलवायु अध्याय के प्रश्नोत्तर और क्रियाकलाप। कक्षा 9 अध्याय का नाम है जलवायु और आज का जो कंटेंट है एक तरह से आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप सेशन कह लो या आपके प्रश्नोत्तरों के हल कर लो या साथ में क्रियाकलाप उसके और क्रियाकलाप यानी एक्टिविटीज़ और परियोजना के वर्क जो दिए गए हैं उनको भी हम इसमें हल करेंगे। काफ़ी लंबा वीडियो हो सकता है, जितना आप लोगों की समझ में आ चुका है वो आप स्किप कर सकते हैं और जो नहीं समझ में आया है उस क्वेश्चन पे आप रुक सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जलवायु अध्याय को हमें समझना है तो समझने के लिए यूट्यूब की जो महत्वपूर्ण लिंक है ये पहले पेज पे आपको दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर आपको साथ में दिखाई दे रहा है इसकी प्लेलिस्ट, ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट और यूट्यूब चैनल जो ई क्लासेस बाय मनीष सर का है उसकी लिंक। आप ये सारी लिंक्स और इसके PDF कॉपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है लिंक, उससे आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं और उसको रेफरेंस के तौर पर अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर में सुरक्षित रख सकते हैं। चाहे तो उसके प्रिंट निकाल कर रख लीजिए और उनका अध्ययन कीजिए। मैं निश्चित रूप से इतना कह सकता हूं कि इसमें जो कंटेंट दिया गया है मैक्सिमम 90% से ऊपर, 95% से ऊपर क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है। हाँ, यदि कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उन क्वेश्चंस को भी आने वाले जो सेशन होंगे हमारे आने वाले टाइम में जब हम क्वेश्चन आयर्स को अलग तरीके से एक रोचक अंदाज में हल करेंगे तब आपके लिए उनको सॉल्व कर लेंगे हम। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्यों की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई थी? अरबी भाषा के शब्द से हुई थी। ये हमने देखा, ये अरबी भाषा का शब्द था जिसका अर्थ था मौसम। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख 6 कारक थे, बार बार हमने उनके नाम लिए हैं। अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागर की धाराएं और रिलीफ सिस्टम मतलब उच्चावच लक्षण। लू किसे कहते हैं ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं लगती है। बहुत धूल भरी, गर्म और सूखी जो हवाएं चलती हैं, खासकर हमारे क्षेत्र में ये मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग और उत्तर प्रदेश और उत्तरी भारत में विशेषकर ये पवनें उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में ये चलती हैं। विश्व की सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है मौसिनराम में। ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि मौसिनराम में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। चेरापूंजी और मौसिनराम में कंपटीशन चलता रहता है। चूँकि हम स्कूली विद्यार्थी हैं, स्कूल के स्टूडेंट हैं, तो हम मौसिनराम किताब में दिया है तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा। लेकिन यदि हम फैक्ट पे जाएंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि उस वर्ष चेरापूंजी या मौसिनराम में कहाँ अधिक वर्षा हुई है वो महत्वपूर्ण होता है। यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्पेशली यदि UPSC और PCS का एग्जाम दे रहे हैं तो उस वर्ष चेरापूंजी में अधिक वर्षा हुई है तो विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र चेरापूंजी हो जाएगा। लेकिन यदि मौसिनराम में हुई है तो मौसिनराम होगा। लेकिन हाँ, इस क्लास की दृष्टि से यदि हम देखें 9th क्लास की बेस से तो मौसिनराम है ही, कोई बात ही नहीं है। अब हम बात करते हैं भारत की जलवायु कैसी है। तो भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। जेट धारा क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बाउंड्री लाइन पर बहती है और बहुत तेज गति से बहती है। लगभग 184 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इसकी ठंड में होती है, गर्मियों में रफ्तार थोड़ी इसकी कम हो जाती है। एल नीनो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। एल नीनो किसे कहते हैं? तो एल नीनो जो है एक गर्म जलधारा है। क्या है एल नीनो? एक गर्म जलधारा है। और गर्म जलधारा कैसी है? ये गर्म जलधारा जो है इस तरह से एक पेरू के तट पर यहाँ पर बहती रहती है। इस तरफ यहाँ ऊपर पे क्या है? विषुवत रेखा है। तो यहाँ से जब व्यापारिक पवनें कमज़ोर पड़ जाती हैं तब क्या होता है? ये जो है ठंडी जलधारा के स्थान पर गर्म जलधारा डेवलप हो जाती है और गर्म जलधारा जब यहाँ डेवलप हो जाती है तो यहाँ पर बारिश होने लगती है। और जब यहाँ बारिश होती है तो भारत में मानसून नहीं आता है, पेरू में बारिश कराने लगता है।
ये एल नीनो इफेक्ट होता है, ठीक है ना। मानसून का फटना यानी मानसून की पहली बारिश जो होती है, प्री मानसून की फुहारों के बाद में दक्षिण पश्चिम मानसून जब अचानक मलाबार तट पर अचानक नहीं आता, हमको पता रहता है 1 तारीख को आता, लेकिन हाँ अचानक कई दिनों तक बहुत तेज वर्षा होती है और प्रचंड रूप से वर्षा होती है, उसको बोलते हैं मानसून प्रस्फोट या मानसून का फटना। वर्षा ऋतु में हवाएं जो है समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। ध्यान रखिएगा, वर्षा ऋतु में यानी मानसून का आगमन ही वर्षा ऋतु होता है, तो वर्षा ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर हवाएं चलती हैं और इन हवाओं को ही हम मानसूनी हवाएं कहते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून होता है। मानसूनी हवाओं को 2 भागों में बांटा जाता है। दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों का जो लक्षण होता है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून के रूप में होता है, और उत्तर पूर्वी जो व्यापारिक पवनें हैं वो उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में वापस होती हैं। इसके बाद हम यदि करें कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि पूरे भारत में जितनी भी वर्षा होती है उसका 80% इसी से होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है बारिश, ठीक है। अब भारत की प्रमुख ऋतुओं के बारे में अगर हम बात करें तो शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और लौटते हुए मानसून की ऋतु। 1 बरस के मौसम 4। 5वां मौसम आप लोग खुद समझ लीजिएगा कौन सा होता है। भारत में शीत ऋतु में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान, शीत ऋतु में ध्यान रखिएगा, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है माशिनराम या चेरापूंजी, लेकिन बात हो रही है शीत ऋतु में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान, तो यह होगा तमिलनाडु का तट, ठीक है ना। लौटते मानसून से यहाँ पर वर्षा होती है। भारत में वार्षिक वर्षा का 80% जैसा कि मैंने ऊपर बताया दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। भारत की औसत वार्षिक वर्षा जो है वह 118 सेंटीमीटर है। एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक वायु दाब तंत्र क्षेत्र स्थित है, कहाँ पर? बैकाल झील के पास सबसे ज़्यादा वायु दाब यहाँ पर पाया जाता है, उच्च वायु दाब। मेघालय के पास जो माशिनराम है वहाँ पर 1300 मीटर से अधिक वर्षा होती है, और यह वर्षा बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से वर्षा होती है, जो मानसून की बंगाल की खाड़ी वाली शाखा होती है उससे होती है। फिर बात करेंगे कि शीत ऋतु में सर्वाधिक वायुदाब वाला क्षेत्र कौन सा हो जाता है, तो शीत ऋतु में सबसे अधिक वायुदाब होता है उत्तर पश्चिमी राजस्थान में। अक्टूबर और नवंबर माह में सर्वाधिक वर्षा कोरोमंडल तट पर होती है, यह होती है चक्रवाती विक्षोभों के कारण या अवदाबों के कारण। भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। अब दिशाओं का ज्ञान तो आप लोगों को रखना पड़ेगा भैया कि पश्चिमी तट कौन सा होता है और पूर्वी तट कौन सा होता है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि ये अगर अपन इस तरह से देखेंगे भारत को तो ये वाला कहलाएगा पश्चिमी तट और ये कहलाएगा पूर्वी तट, ठीक है ना। अब मानसून जो है अरबी भाषा का शब्द है। चलिए इनको आप देख लीजिएगा और या डाउनलोड करेंगे PDF, तो उससे आपको ये तथ्य मिल जाएंगे। किताब में भी ये दिए हुए हैं, वही सारी चीज़ें तथ्यात्मक रूप से इसमें हमने लिखी हुई हैं। ये 2-4 तथ्य ये रह गए थे, ये हैं। यहाँ पर जो लास्ट में दिया है कि माशिनराम सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है वर्ल्ड में। यहाँ पर स्टैग्मेटाइट और स्टैलेक्टाइट इनकी गुफाएं हैं, वो भी फेमस हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं। जो हमारी किताब के अंदर प्रश्नावली दी है, मतलब पाठ्य पुस्तक पर आधारित जो क्वेश्चन आंसर है उनको हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से एक जो सही विकल्प है वो आपको चुनना है। सही विकल्प को, चारों में से एक सही होगा, 3 गलत होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए स्थानों में से किस स्थान पर विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है? नो डाउट सिलचर, चेरापूंजी, माशिनराम और गुवाहाटी दिया हुआ है, तो इसका उत्तर हमारी किताब के आधार पर हम देखेंगे तो उत्तर आएगा माशिनराम। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, ग्रीष्म ऋतु में उत्तर के मैदानों में, उत्तर पश्चिमी मैदानों में बहने वाली पवन जो सूखी होती है, धूल भरी होती है और गर्म होती है, इसको बोलते हैं लू, ठीक है ना। अगला प्रश्न है तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है? चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा प्रश्न आपके लिए ये सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ पर हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो देखिए, अच्छा स्टूडेंट्स चारों ऑप्शन पर विचार करेगा।
भले सही आंसर आपको पता है, लेकिन चारों जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उन पे आपको कमांड होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है चक्रवाती अवदाब। तो चक्रवाती अवदाब कहाँ उठते हैं? बंगाल की खाड़ी में उठते हैं, जिनसे कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है, ना कि उत्तर पश्चिम भाग में। नंबर 2 आता है पश्चिमी विक्षोभ। बिल्कुल सही जवाब है। पश्चिमी विक्षोभ में शीत ऋतु में वर्षा होती है। कब? जब भूमध्य सागर पे शीतोष्ण चक्रवात उत्पन्न होते हैं और ये पछुआ पवनों के सहारे भारत पर आ जाते हैं। मानसून की वापसी, तो मानसून की वापसी से जो बारिश होती है वह तमिलनाडु के तट पर होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश होती है भारत में 80% भागों पर, जो 2 भागों में बढ़ जाता है। ये हम पढ़ चुके हैं और आगे देखेंगे। अब चौथा सवाल आपके सामने ये रहा, भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? जब ये प्रश्न हल करना हो तो आपके दिमाग में डेफिनेटली ये आना चाहिए कि जून के प्रारंभ, मतलब 1 जून से भारत की मुख्य भूमि पर मानसून आ जाता है। लेकिन यदि भारत में एंट्री की बात करें हम, ध्यान रखिएगा एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है। भारत की मुख्य भूमि पर 1 जून को आता है, लेकिन भारत में, यानी चूंकि लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी भारत का ही हिस्सा हैं, तो इस आधार पे अगर हम देखें तो मई प्रारंभ, अप्रैल लास्ट में ही मानसून आ जाता है। लेकिन यहाँ पर हम चूंकि पूरी किताब में पढ़ते आ रहे हैं, जून के प्रारंभ में 1 जून में मलाबार तट पर बारिश होती है, यानी इसका उत्तर भी जून के प्रारंभ में ही होगा। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, चौथे सवाल का उत्तर है जून के प्रारंभ में भारत में मानसून का आगमन हो जाता है। 5वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत में शीत ऋतु की होती है? गर्म दिन एवं गर्म रातें, ये तो गर्मी के दिनों की बात हो गई। गर्म दिन एवं ठंडी रातें, या शीत ऋतु में क्या होता है, सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं, लेकिन तपिश उनमें, चूंकि सूरज तो सूरज है, उसका स्वभाव तपना है। ऐसा तो है नहीं कि सूर्य अगर दक्षिणाई चला गया है तो अब वो सूरज से गर्माहट नहीं आएगी, वो हमारे ऊपर बर्फ़ फेंकने लगेगा। सूरज तो गर्म है तो गर्म ही रहेगा, तो दिन गर्म होते हैं। और चूंकि तिरछी पड़ती हैं किरणें, तो जल्दी भूमि या स्थल भाग जल्दी ठंडा हो जाता है, इसलिए रात में उसका असर दिखाई देता है और रातें ठंडी हो जाती हैं। तो इसका सही उत्तर है खा, गर्म दिन एवं ठंडी रातें। तो ये हो गए आपके सामने बहुविकल्पी प्रश्न। बहुत सारे बहुविकल्पी प्रश्न हमने तैयार किए हैं जो आगे हम हल करेंगे। अब हम देखते हैं इसमें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्न प्रश्नों में उत्तर जो लिखना है वो संक्षेप में लिखना है। संक्षेप मतलब टू द पॉइंट की बात हो रही है, यहाँ पर हमको सिर्फ पॉइंट आउट करना है। क्वेश्चन है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो आपको हम बता दें कि जलवायु कोई भी हो, उसको प्रभावित करने वाले कारक 6 ही होते हैं। हमने भारत के संदर्भ में पढ़ा है, ऊपर के 3 पढ़ा है, लेकिन समुद्र से दूरी, महासागरीय धारा और उच्चावच लक्षण भी हमने इनके साथ साथ पढ़ा है, जिनके बारे में हम आगे बढ़ते जाएंगे तो समझेंगे। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले, पहला है अक्षांश। जैसे जैसे हम अक्षांशों पर बढ़ते जाते हैं जलवायु बदलता जाता है। कर्क रेखा के नीचे यदि उष्ण जलवायु है तो ऊपर उपोष्ण हो जाती है। फिर ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ऊंचाई के आधार पर भी भारत की जलवायु में परिवर्तन होता रहता है। वायुदाब और पवन तंत्र अद्वितीय है और इसी के कारण मानसून भारत में मे आई कम इन बोलकर आता है और मे आई गो आउट बोलकर चला जाता है। समुद्र से दूरी की अगर हम बात करें तो समुद्र के नज़दीक जो स्थलीय भाग है वहाँ तापमान ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता, ऊपर नीचे नहीं होता, जबकि समुद्र से जो ज़्यादा दूर पर है, जम्मू कश्मीर जैसी जगह पर तापमान का अंतर हम देख सकते हैं। बात करते हैं महासागरीय धाराओं की, तो महासागरीय धाराएं भी भारत की जलवायु को प्रभावित करती हैं, उच्चावच लक्षण भी करते हैं। इस तरह से 6 जो फैक्टर हैं, 6 जो कारक हैं भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। अब बात करते हैं भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की जलवायु होती है क्यों? इसका उत्तर जो कुछ हमने पढ़ा है उसी के आधार पर देंगे। आंख बंद करके चाहे तो आप दे सकते हैं कि भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की जलवायु है, उसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, हमने ये देखा है कि पूरे विश्व के जब हम ग्लोब पर देखते हैं तो मानसून का प्रभाव उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में 20 अंश उत्तर से 20 अंश दक्षिण के बीच में होता है। 20 अंश उत्तर मतलब कर्क रेखा की तरफ और 20 अंश दक्षिण मतलब मकर रेखा के बीच में होता है। और भारत जो है वह इन्हीं उष्ण कटिबंधीय अक्षांशों के मध्य स्थित है और इसीलिए भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की जलवायु है, चूँकि ये भाग मानसून प्रभाव में रहता है। फिर दूसरा, मानसून
की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला एक तथ्य क्या है? वह तथ्य यह है कि स्थल भाग और जलीय भाग का ठंडा एवं गर्म होना। स्थल भाग जब गर्म होता है, जलीय भाग अपेक्षाकृत ठंडा होता है, तो दबाव की स्थिति गर्म की तरफ बनती है, यानी स्थल भाग की तरफ दबाव कम बनता है और बारिश की संभावना बढ़ती है, मानसूनी हवाएं आकर्षित होने लगती हैं। इसलिए भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की जलवायु होती है। तीसरा, ग्रीष्म ऋतु के दिनों में ITCZ अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र गंगा के मैदान की ओर खिसक आता है, मतलब थोड़ा नीचे की ओर आता है। और ITCZ जो है यह कम दबाव के क्षेत्र में बना एक अभिसरण क्षेत्र होता है जो कि मानसूनी हवाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके अलावा हिंद महासागर में हम देखते हैं कि साउथ अफ्रीका के जो पूर्वी किनारा है वहाँ पर एक मेडागास्कर नाम की जगह है। उस मेडागास्कर से थोड़ा सा ऊपर 20 अंश दक्षिण अक्षांश पर एक हाई प्रेशर का क्षेत्र बनता है, उच्च दबाव का क्षेत्र बनता है। कैसा क्षेत्र बनता है? उच्च दबाव का क्षेत्र बनता है। और यह उच्च दबाव भारत की तरफ जो मानसून ऑलरेडी चल रहा होता है उसको यह धक्का देके और तीव्र बना देता है। इसलिए भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की जलवायु होती है। ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जेट धाराओं और भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव होता है। इसके अलावा जो एलिनिनो और दक्षिणी दोलन को हम मिले जुले रूप में एंसो कहते हैं, यह घटना भी सक्रिय होती है। और यह घटना जब सक्रिय होती है तो भारत के ऊपर मानसून का असर कम हो जाता है, मानसूनी वर्षा कम हो जाती है, भारत में सूखे की स्थिति बन जाती है। अतः ये सारे तथ्य मिलकर हमको ये बताते हैं कि भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की जलवायु है। और हमको ये बताया था उन अरब से आने वाले व्यापारियों ने। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं तीसरा प्रश्न कि भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है एवं क्यों होता है। इस बात का उत्तर हम इस बात के साथ देंगे कि भारत के पर्वतीय भाग, पठारी भाग और कुछ उत्तर मैदानी भागों में तापमान अधिक होता है। और इसका कारण क्या है? पहला कारण, इस भाग में कर्क वृत्त गुजरता है और देश का लगभग आधा भाग कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। कर्क वृत्त गुजरता है से तात्पर्य यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर तापमान अधिक होता है। नंबर 2, समुद्र से दूरी के कारण तापमान में अंतर आता जाता है। समुद्र से जो क्षेत्र जितना दूर होगा तापमान अधिक बढ़ता जाता है, जबकि रात में यह अपने न्यूनतम स्तर पर होता है। इसलिए दैनिक तापांतर में अंतर हो जाता है कि रात में तापमान 15 डिग्री तक पहुंच जाएगा, जबकि दिन में वहीं पर टेम्परेचर 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। बात कर रहे हैं हम राजस्थान की। कर्क वृत्त के ऊपर में उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है और इस वृत्त के आसपास दिन में तापमान अधिक होता है, रात में तापमान कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ सूर्य की किरणें लंबवत न पड़ के तिरछी पड़ती हैं, और जब तिरछी किरणें पड़ती हैं तो उनमें ऊर्जा तो होती है लेकिन तपिश उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी कि लंबवत किरणों में होती है। इस प्रकार भारत के पर्वतीय भाग, पठारी भाग और कुछ उत्तरी मैदानी भागों में दैनिक तापमान अधिक होता है। चौथा प्रश्न, किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है? तो इसके लिए आप बिल्कुल याद रखिए, द वन एंड ओनली भारत की पहली वर्षा कराने वाली पवनें हैं दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें। कौन है? दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें। यही पवनें हैं जो केरल के मालाबार तट पर वर्षा कराती हैं और 1 जून, 2 जून या 3 जून के आसपास यहाँ पर मानसून प्रस्फोट होता है। अगला प्रश्न है, जेट धाराएं क्या हैं और वे किस प्रकार भारत की जलवायु को प्रभावित करती हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि जेट धाराएं भारत की जलवायु को कैसे प्रभावित करती हैं। इसको आपको बहुत अच्छे से समझना होगा कि जेट धारा एक सक्रिय पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में, जिसको परिवर्तन मंडल बोलते हैं, क्षोभ मंडल को हम 12,000 मीटर मतलब 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रवाहित होती हैं। और ये हवाएं पश्चिमी हवाएं होती हैं। पश्चिमी हवाएं क्यों? क्योंकि ये पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं और इनकी जो पोजीशन होती है वह 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में होती है। कहाँ होती है? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री के बीच में होती है।
और इसलिए हम इनको उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा कहते हैं। क्यों कहते हैं उपोष्ण कटिबंधीय? क्योंकि यह 23 अंश 23.5 अंश जो कर्क रेखा है उसके ऊपर है 27, और कर्क रेखा का ऊपरी क्षेत्र कहलाता है उपोष्ण कटिबंधीय। और चूंकि ये पश्चिम से पूरब चलती हैं तो पश्चिमी कहलाई, और जेट धारा इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह जेट प्लेन को उड़ाने में उनकी सहायता कर देती हैं, रफ्तार में मदद कर देती हैं। अब बात करते हैं कि ये जेट धाराएं भारत की जलवायु को प्रभावित कैसे करती हैं। तो ये इस प्रकार प्रभावित करती हैं। ये जेट धाराएं गर्मी की ऋतु यदि हम छोड़ दें तो पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती है। मतलब गर्मी में क्या होता है, ये थोड़ा सा ऊपर उड़ जाती हैं, हिमालय के उत्तर में चली जाती हैं, और बाकी टाइम पे ये दक्षिण में मतलब हिमालय की तराई वाले क्षेत्रों में प्रवाहित होती रहती हैं। और इस पश्चिमी प्रवाह के कारण एक बहुत बड़ी घटना होती है, वह घटना होती है शीत ऋतु में भारत में बारिश की। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ जो है उत्तर तथा पश्चिमी भाग से आते हैं भूमध्य सागर की तरफ से और भारत में वर्षा कराते हैं। साथ ही हिमालयीन क्षेत्रों में हिमपात भी इसी वजह से होता है। ये जेट धारा जो है पछुआ पवनों के साथ जो भूमध्य सागरीय नमी आती है उसको और तीव्र गति प्रदान कर देती है। तीसरा कारण, गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के कारण क्या होता है, जो उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं हैं हिमालय को उत्तर में चली जाती हैं। गर्मियों के दिन छोड़कर बात हो रही थी, बाकी टाइम पे ये दक्षिण में नीचे की तरफ तराई में बहती हैं, और जब गर्मी आती है तो ये थोड़ा ऊपर की तरफ चली जाती हैं, और वहाँ पर जब जल ग्रहण क्षेत्र होता है, हिमालय का जल संग्रहण क्षेत्र होता है नदियों का, वहाँ बारिश कराती हैं और नदियों में उसका पानी आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न, मानसून को परिभाषित करें और मानसून विराम को समझाएं। तो मानसून की परिभाषा देते समय हमको ये याद रखना पड़ेगा कि मानसून कहते किसे हैं। तो आपको ये बता दें हम कि एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार जो परिवर्तन होता है उसको हम मानसून कहते हैं। उत्तर आएगा एक वर्ष में, मतलब साल भर में वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता है। गर्मी की ऋतु में जल से थल की ओर वायु प्रवाहित होती है और शीत ऋतु में यह प्रवाह परिवर्तित हो जाता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। इस परिवर्तन को, हवाओं के इस परिवर्तन को, हवाओं की बहाव के इस दिशा परिवर्तन को मानसून कहा जाता है। अब बात करते हैं मानसून विराम की। तो आपको बता दें कि मानसून वर्षा जब होती है तो लगातार वर्षा नहीं होती, एक समय में कुछ दिनों के लिए या एक दिन के लिए या बहुत अधिक दिन के लिए रुक जाती है, और इस तरह से वर्षा का कुछ दिनों के लिए रुक जाना शुष्क अंतराल कहलाता है, वर्षा रहित अंतराल कहलाता है, और इसी अंतराल को हम बोलते हैं वर्षा में विराम। मतलब पानी गिर रहा है, गिरते गिरते 2-4 दिन, 6 दिन, हफ्ता भर के लिए पानी बंद हो गया, तो यह कहलाता है मानसून में विराम। ठीक है ना। अब ये मानसून में विराम क्यों आता है? यह आता है ITC जेट के कारण। ठीक है। अब छठवां प्रश्न है, मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है? इसको हमने पाठ पढ़ते समय सबसे अंत में देखा था कि भारत का प्रत्येक भाग, चाहे जम्मू कश्मीर से हो या तमिलनाडु हो या गुजरात हो या पूर्वोत्तर भारत हो, सारे के सारे भारतीय यहाँ पर मानसून का बेसब्री से इंतजार करते हैं। यह मानसून उनके जान को, उनके जनजीवन को प्रभावित करता है, उनसे जुड़ा हुआ है। मानसून की प्रत्येक स्थितियाँ, जैसे मानसून का समय से आना, मानसून का समय से पहले चले जाना, मानसून का लंबे समय तक बने रहना, अचानक मानसून का गायब हो जाना, मानसून का देर से आना, ये सब कुछ हमारे लोगों के जनजीवन को प्रभावित करता है। और वर्षा में जल का जो वितरण होता है उस पर कृषि की प्रक्रिया पूरी तरह निर्भर करती है, यानी कि मानसून पर ही भारत की कृषि निर्भर है और भारत की कृषि पर भारत की अर्थव्यवस्था निर्भर है। अतः हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि मानसून भारत को एक सूत्र में बांधता है। भाई कोई चीज़ एक सूत्र में बांधे या ना बांधे, पैसा तो आदमी को एक सूत्र में बांधता है, और भारत में पैसे की जो फ्लोइंग है उसका मुख्य स्रोत है, मुख्य सूत्र है मानसून, और इसीलिए मानसून जो है सारे भारतीयों को एक सूत्र में बांध लेता है। अब प्रश्न क्रमांक 3, उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घटती जाती है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न अक्सर पूछा भी जाता है कि जब बारिश होती, हमने बात की थी कि
बंगाल की खाड़ी की एक शाखा जो है वह क्या होती है, गंगा के मैदान की तरफ चली जाती है। तो जब वह एंट्री मारती तो कलकत्ता में बहुत अधिक बारिश होती, क्योंकि वहाँ पर नमी बहुत ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे वह आगे बढ़ती जाती है, बादलों में, वायु में नमी कम होती जाती है और अंतिम स्थिति तक पहुँचते पहुँचते वर्षा की मात्रा घट जाती है। इसका नंबर 1 कारण दिया हुआ है कि भारत में वर्षा का वितरण भारत के आकार द्वारा नियंत्रित होती है। जब हम भारत के आकार की बात करते हैं तो बात होती है स्थल आकृतियों की, और जब हम स्थल आकृतियों की बात करते हैं तो पर्वत, पठार, नदियों की बात भी करते हैं। इनके द्वारा नियंत्रित होती है। यानी यह पवनों के प्रवेश और मार्ग पर निर्भर करता है कि भारत में जो पवनें हैं कलकत्ता से जब आगे बढ़ती हैं तब बीच बीच में जो पहाड़ियाँ पड़ती जाती हैं, गंगा के मैदानी क्षेत्र पड़ते जाते हैं, उनमें बारिश कराते हुए आगे बढ़ती जाती है। और जब बीच बीच में बारिश होती जाती है तो नमी समाप्त होती जाती है और मात्रा घटने लगती है। दूसरा कारण, दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी से प्रवेश कर भारत उत्तर पूर्वी भाग में अधिक वर्षा लाता है, जाके सीधे टकराता है असम में शिलांग के पठार से और खासी, जैंतिया और गारो पहाड़ियों के बीच में घूम घूम के नमी वाले बादल बारिश कराते हैं। इसके बाद जब थोड़ी बहुत नमी बच जाती है तब ये आगे बढ़कर उत्तर पश्चिम में गंगा के मैदान की तरफ बढ़ता है और तब तक क्या होता है, इनमें जल व वाष्प की कमी हो जाती है। इनमें जल वाष्प की और नमी की मात्रा घट जाती है। मतलब जब ये आगे बढ़ेंगे तो इनमें नमी कम होती जाएगी और कम होती जाएगी तो यहाँ पर बारिश की मात्रा घटती जाएगी। और घटेगी कैसे, 4, 3, 2, 1 इस तरह से मात्रा कम होती जाती है। तो अब आपकी समझ में आ गई होगी कि उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर मात्रा इसलिए घटती है क्योंकि वायु में नमी की मात्रा कम हो जाती है। अब कारण बताएं, एक अच्छा प्रश्न है। कारण बताएं इन चीज़ों का, चौथा प्रश्न है। इसमें पहला हमारे सामने दिख रहा है, ये पहला है, इसका कारण आपको बताना है। भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन क्यों होता है? परिवर्तन होता है, हमने देखा वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता है। तो वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन क्यों होता है? तो ये परिवर्तन का कारण सिर्फ और सिर्फ वायु दाब है, सूरज की स्थिति के कारण है। जब सूरज उत्तरायण होता है तो वायुदाब स्थल भाग पर कम हो जाता है, सूरज जब दक्षिणायन होता है तो वायुदाब जलीय भाग पर कम हो जाता है। इसके कारण पॉइंट आउट करेंगे। नंबर 1 कारण, विभिन्न मौसमों में वायुदाब और पवन तंत्र भिन्न होता है। कैसा होता है? भिन्न होता है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च वायुदाब होता है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च वायुदाब होता है और ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्रों के ऊपर बहती हैं। यानी उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें जो हैं ये अपना मार्ग बढ़ाती हैं, लेकिन चूंकि ये स्थल भाग से प्रवाहित होती हैं, स्थल भाग से बहती हैं, मतलब धरती से समुद्र की तरफ बहती हैं और धरती में नमी नाम की चीज़ होती नहीं है। तो जब नमी नहीं होगी तो ये हवाएं भी सूखी आएंगी और सूखी आएंगी तो पानी नहीं गिरेगा और मौसम ठंड का कहलाएगा। गर्मी की ऋतु कैसे आती है? आंतरिक एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब। गर्मी के टाइम पे क्या होता है? स्थल भाग पर, धरती के ऊपर निम्न दाब हो जाता है और समुद्र के ऊपर अधिक दाब हो जाता है। तो हवा समुद्र से स्थल की ओर चलती है और समुद्र से जब स्थल की ओर चलेगी तो क्या होगा? समुद्र की नमी साथ में लेकर आएगी और जब नमी साथ में लेकर आएगी तो भारत में इसको मानसूनी पवनें कहेंगे और इस ऋतु को बोलते हैं वर्षा ऋतु। मतलब सारी ऋतुएं एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं। गर्मी की ऋतु यदि नहीं आएगी तो वर्षा नहीं होगी, यानी वर्षा की ऋतु नहीं आएगी। वर्षा की ऋतु नहीं आएगी तो क्या होगा? शीत ऋतु नहीं आएगी। और ये तीनों ऋतुएं किससे जुड़ी हुई हैं? पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए एक अपनी धुरी पर घूमने से जुड़ी हुई हैं। साथ में सूरज की आभासी गति से भी ये कनेक्टेड हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन इसलिए होता है क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में वायुदाब में अंतर मौसम के अनुसार आता रहता है, सूर्य की आभासी गति के कारण आता रहता है। अगला प्रश्न, भारत में अधिकतर वर्षा कुछ ही महीनों में होती है। मतलब भारत देश में जो बारिश होती है, जो पानी गिरता है वो कुछ महीनों में होती है। और ये महीने कौन से हैं? ये महीने हैं जून से सितंबर के बीच, जब मानसूनी पवनें आती हैं, यानी कि पानी शुरू हो गया तो गिरता ही जाएगा। भारत में वर्षा का प्रमुख कारण मानसूनी पवन है और यह मानसूनी पवन
पहली जून से मध्य सितंबर तक होता है और इसी बीच में भारत में वर्षा होती है, इसलिए हम कहते हैं कि भारत में कुछ ही महीनों में वर्षा होती है। दूसरा कारण, भारत का स्थलीय भाग जो है वह बहुत गर्म होता है। महासागरीय भाग गर्म तो होता है लेकिन कम गर्म होता है और इसलिए हिंद महासागर के ऊपर हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर के साथ हाई प्रेशर उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है और ये हवाएं स्थल की तरफ बहती हैं, वाष्प और नमी लाती हैं और वर्षा कराती हैं। तो ये हमने देखा मेनली भारत में अधिकतर वर्षा कुछ ही महीनों में होती है। इसका उत्तर जो है ये पहले ही पॉइंट में पूरा हो जाता है, पहले ही बिंदु में पूरा हो जाता है कि चूंकि भारत में मानसूनी वर्षा जून से सितंबर के बीच होती है, इसलिए कुछ ही महीनों में यहाँ बारिश होती है। और अब अगर बात करें कि मानसूनी बारिश होती क्यों है, तो इसका कारण पॉइंट 2 में दिया हुआ है। यदि आप केवल पहला बिंदु ही लिख देंगे इतना मात्र, तो भी आपके लिए पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब बात करते हैं तमिलनाडु पर शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। तो तमिलनाडु में क्या होता है कि निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी की तरफ आने लगती है। शीत ऋतु में जो उत्तर पश्चिम में बनी हुई थी वो बंगाल की खाड़ी में जाती है और जब बंगाल की खाड़ी में स्थानांतरित होती है तो ये जो उत्तर पूर्वी मानसून की जो हवाएं हैं ये लौटती हैं और ये जब लौटती हैं तो बंगाल की खाड़ी से नमी को उठाती हैं और तमिलनाडु के तट पर बारिश कराती हैं। तो इसको और अच्छे से हम यहाँ पर देखें कि सितंबर के महीने में मानसून क्या होता है, वापस होने लगता है, पीछे हटने लगता है। यहाँ पर हम इस चित्र के माध्यम से ऐसे देख सकते हैं, ये तमिलनाडु का ये तट है। यहाँ से जब ये मानसून यहाँ से आता, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें जब यहाँ से इधर आती हैं तब रास्ते में इनको यहाँ पर बंगाल की खाड़ी मिल जाती है। इस बंगाल की खाड़ी की नमी ये उठाती हैं और यहाँ पर बारिश कराती हैं इस तमिलनाडु के तट पर और यह लौटते मानसून के साथ बारिश होती है, उत्तर पूर्वी मानसून के साथ बारिश होती है और यह उत्तर पूर्वी मानसून शीत ऋतु में आता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि तमिलनाडु के तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, इसमें कारण बताना है कि पूर्वी तट के डेल्टा वाले क्षेत्रों में प्रायः चक्रवात आते हैं। पूर्वी तट के डेल्टा वाले क्षेत्रों में प्रायः चक्रवात आते हैं। इसका कारण यह है कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवात निम्न दाब का क्षेत्र नवंबर के आरंभ में बनना शुरू हो जाता है। बंगाल की खाड़ी विभिन्न दाब परिवर्तन का केंद्र है, कभी कम दाब कभी ज़्यादा दाब, और इसीलिए यहाँ पर हमेशा चक्रवात को विकास का एक मौका मिलता है। मतलब अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी थोड़ा ज़्यादा गर्म होती है और ज़्यादा गर्म होने के कारण बंगाल की खाड़ी में चक्रवात ज़्यादा उठते हैं। यदि समुद्र की सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है तब चक्रवात उत्पन्न होने की एक आदर्श स्थिति बन जाती है जो कि बंगाल की खाड़ी में होती है। और कोरियालिस बल के प्रभाव से ये चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज दौड़ते हैं। यानी यदि घड़ी का कांटा कैसा चलता है, इस दिशा में चलता है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में ये चक्रवात इस दिशा में चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज चलने के कारण ये क्या होते हैं, डेल्टा क्षेत्रों में जाकर टकरा जाते हैं। कैसे टकरा जाते हैं इसको हम बहुत छोटे से चित्र में यहाँ पर देखेंगे। ये मान लो भारत का नक्शा है, यहाँ पर ये चक्रवात उठा है और ये चक्रवात जो है क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ जाएगा और ये डेल्टाई क्षेत्र महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टाई क्षेत्र हैं। यहाँ पर ये बारिश, यहाँ पर ये चक्रवात आएंगे, बहुत ज़्यादा नुकसान भी कराएंगे और बारिश भी होगी। अब अगला प्रश्न, राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र है। बात ही नहीं उठती, बात ही क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में आंसर, मतलब रेन शेडो एरिया, वृष्टि छाया क्षेत्र। वृष्टि छाया क्षेत्र है तो सूखा प्रभावित तो होगा ही। अरावली पर्वत श्रृंखला दक्षिण पश्चिम मानसून को नहीं रोक पाती, उसके समानांतर होती है। कैसे, हम ये देखें कि ये अरावली पर्वत है ये, और ये मानसूनी हवाएं हैं, ये नहीं रोक पाती। हाँ, अरावली पर्वत यदि इस तरह होता आड़ा तो ये मानसूनी हवाओं को रोक पाता, लेकिन उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है, ऐसी है और मानसूनी हवाएं इसको क्रॉस करके चली जाती हैं, इसलिए यहाँ बारिश नहीं हो पाती है। और यही एरिया है राजस्थान का, यही हाल गुजरात में हो जाता है और ये वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाते हैं और यहाँ पर बारिश नहीं होती या कम होती है, अतः ये सूखा प्रभावित तो हो जाते हैं। अब अगला, भारत की जलवायु अवस्थाओं की विभिन्न भिन्नताओं को उदाहरण देकर समझाइए। मतलब अलग अलग एरिया में भारत की जलवायु अलग अलग क्यों है, इसको एग्जाम्पल सहित बताना है।
तो भारत की जलवायु अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है, परिस्थितियों के अनुसार क्षेत्रीय भिन्नता है। तापमान में और बारिश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत खतरनाक अंतर है। कैसे खतरनाक अंतर है? गर्मी के दिनों में जब हम देखते हैं तो राजस्थान की मरुभूमि में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, जबकि उसी समय जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये एक उदाहरण हो गया क्षेत्रीय भिन्नता का। दूसरा उदाहरण, सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर के द्रास बटालिक सेक्टर में -45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, जबकि दक्षिण भारत के तिरुवनंतपुरम में जहां पहली वर्षा होती है वहां तापमान सर्दी की रात में भी 22 डिग्री बना रहता है। मतलब शानदार सम माहौल रहता है। अब बात करते हैं केरल या अंडमान निकोबार में। तो केरल और अंडमान निकोबार ये लक्षद्वीप में हम देखें तो दिन और रात का तापमान लगभग बराबर रहता है। क्यों? क्योंकि यह प्योर कोस्टल एरिया है, आइसलैंड है। ठीक है। इसके बाद और जलवायु भिन्नता की बात करें हम तो तटीय क्षेत्रों में तापमान का अंतर कम मिलेगा, जबकि देश के आंतरिक भागों में मौसमी परिवर्तन या मौसमी अंतर अधिक दिखाई देगा। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती। मैदान पूरा उत्तर का है, लेकिन यहाँ पर कोलकाता में अधिक वर्षा होगी, पटना में थोड़ी कम होगी, फिर इलाहाबाद में और कम होगी, यानी प्रयागराज में और कम होगी, कानपुर में उससे कम होगी, दिल्ली में उससे कम होगी, और जोधपुर तक गया तो कुछ नहीं बचा। ईर बीर फत्ते, जोधपुर पहुंचा तो फुदक गया। ये कंडीशन हो गई। अब बात आती है देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन तमिलनाडु में अक्टूबर एवं नवंबर में वर्षा होती है। यह भी जलवायु अवस्था में क्षेत्रीय भिन्नता का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। मतलब आपको उदाहरण ये देना है कि एक जगह उसी समय तापमान कितना है, दूसरी जगह कितना है। इस तरह से क्षेत्रीय भिन्नताओं को, अंतर को आपको इस प्रश्न के उत्तर में दिखाना है। आगे चलिए, मानसूनी अभिक्रिया की व्याख्या करें। लगातार पूरे अध्याय में मानसूनी अभिक्रिया की व्याख्या कर रहे हैं हम कि मानसूनी अभिक्रिया की व्याख्या करने के लिए अगर हम देखें तो मानसूनी अभिक्रिया के लिए जिम्मेदार तत्व तो पहला स्थल और थल भाग में तापांतर, तापांतर से दाबांतर, दाबांतर से क्या होता है, जब स्थल भाग गर्म होता है और जलीय भाग अपेक्षाकृत कम गर्म होता है तो जलीय भाग से हवाएं स्थल भाग पर चलती हैं और बारिश कराती हैं। ITCZ के कारण भारत में बारिश होती है। मानसूनी गर्त जो है यह है गर्मी की ऋतु अगर छोड़ दें तो पूरे टाइम हिमालय के दक्षिण में रहता है और गर्मी में यह उत्तर में चला जाता है। तो जब बारिश के समय ये गंगा के मैदान की तरफ जब ये ITCZ रहता है, मानसूनी गर्त रहता है, तो यहाँ पर बारिश होती है। हिंद महासागर का मेडागास्कर, यहाँ पर पे जो उच्च दाब का क्षेत्र बनता है, ये भारतीय मानसून को एक्सेलरेट करता है, धक्का दे देता है कि जाओ और तेज बारिश हो जाओ। गर्मी की ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत गर्म होता है और बहुत गर्म होता है तो क्या होता है, समुद्र के तल से 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायुधारा चलती है और निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। यहाँ पर ये उच्च दाब गलत लिखा है, गर्मी रहेगी तो यहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा और निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा तो यह क्या करेगा, यह है मानसूनी पवनों को अपनी तरफ चुंबक की तरह आकर्षित करेगा और मानसूनी पवनें तिब्बत के कम दबाव की तरफ दौड़ते हुए जाएंगी, लेकिन रास्ते में इसको बहुत सारे पर्वत पहाड़ मिलेंगे तो जिनसे ठोकरें खाकर वह गिर पड़ेंगी और बारिश भारत की भूमि पर करा देंगी। इसके बाद ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जेट धाराओं का असर होता है। दाब की नियतकालिक परिवर्तन जो दक्षिणी दोलन है उससे मानसून प्रभावित होता है, नेगेटिवली कम हो जाता है। डार्विन और ताहिती का दाबांतर यदि ऋणात्मक हो गया तो मानसून फुस हो गया। तो इस तरह से मानसूनी अभिक्रिया को हम समझ सकते हैं। अब शीत ऋतु की अवस्था और उसकी विशेषता पे हम बात करें तो शीत ऋतु नवंबर से फरवरी तक होती है। पहला पॉइंट, शीत ऋतु नवंबर से फरवरी तक। दूसरा पॉइंट, उत्तरी भाग में दिसंबर और जनवरी का महीना सबसे ठंडा होता है। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर, मतलब नीचे से ऊपर की ओर, समुद्र से जैसे जैसे दूर जाते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तापमान घटता जाता है। पूर्वी तट पर चेन्नई का टेम्परेचर जो है एवरेज रहता है 24-26 डिग्री के आसपास रहता है, जबकि उत्तरी मैदान में 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। सबसे प्रमुख विशेषताएं शीत ऋतु की, गर्म दिन होते हैं, रातें ठंडी होती हैं। यह बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना। शीत ऋतु की प्रमुख विशेषता दिन गर्म होना और रात का ठंडा होना। अब आगे हम देखते हैं
कि उत्तर में तुषारापात होता है, हिमालय पर हिमपात होता है। देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें चलती हैं। ये व्यापारिक पवनें स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं और स्थल में पानी नहीं होता, इसलिए बिना नमी के आती हैं, तो ये सूखी होती हैं और मौसम शुष्क होता है। लेकिन चूंकि सूरज यहाँ पर नहीं मिलता, इसलिए ये हवाएं ठंडी होती हैं। वैसे भी ठंडे प्रदेशों से आ रही होती हैं, हवाएं ठंडी होती हैं और यह शीत ऋतु की एक विशेषता होती है। सामान्यतः है इस मौसम में आसमान साफ होता है, आर्द्रता यानी नमी कम हो जाती है, पवनें शिथिल हो जाती हैं, मौसम खुशनुमा रहता है। एक चीज़ जरूर होती है, यदि भूमध्य सागर में शीतोष्ण चक्रवाती विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है तो जरूर पश्चिमी चक्रवात से यहाँ पर वर्षा होती है। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में, विशेषकर हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में। अब इसके बाद शीतकाल में वर्षा कम होती है। ये वाली वर्षा जो होती है पश्चिमी विक्षोभ से ये कम होती है, लेकिन रबी की फसलों के लिए ये महत्वपूर्ण होती है। इस वर्षा को स्थानीय तौर पर महावट कहते हैं, हम स्थानीय भाषा में मावठ भी कहते हैं, मावठे की वर्षा। अब प्रायद्वीपीय पठार में, प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु समुद्री प्रभाव के कारण साफ साफ समझ में नहीं आती। जहाँ समुद्र होता है वहाँ शीत ऋतु का प्रभाव कम हो जाता है। अगला प्रश्न, भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा एवं उसकी विशेषताएं बताइए। तो भारत में मानसून 1 जून से प्रारंभ होता है, मध्य सितंबर तक रहता है। इसकी समय अवधि 100 दिन से 120 दिन तक रहती है। मानसून जब पहली बार भारत में आता है तब मलाबार तट पर टकराता है, उसमें बारिश में अचानक वृद्धि होती है, जिसे हम मानसून प्रस्फोट या मानसून का फूटना या फटना कहते हैं। यह जून के प्रथम सप्ताह में क्या होता है, भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर से प्रवेश करता है और 2 भागों में बढ़ जाता है, एक अरब सागर शाखा, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर शाखा बंबई की तरफ चल देती है और बंगाल की खाड़ी की शाखा असम की तरफ चल देती है। देश भर में वर्षा का वितरण असमान होता है। अब प्रभाव की बात करें तो मानसून का प्रभाव इतना है कि यदि भारत में मानसून अच्छा ना हो तो भारत की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो जाती है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है और भारत की कृषि मानसून प्रधान है। देश भर में वर्षा का वितरण बहुत ही गड़बड़ रहता है। अच्छी वर्षा तो अच्छा वितरण तो अच्छा किसान। और कुछ स्थानों पर वर्षा होती है तो कुछ स्थानों पर सूखे पड़े रहते हैं। मानसून को एक विविध जलवायु स्वरूप प्रदान करता है। भारत की जो जलवायु है उसको बड़ा विविध स्वरूप प्रदान करता है, मतलब एक अलग ही माहौल हो जाता है और इसके कारण महान क्षेत्रीय रूपों की उपस्थिति के बावजूद यह देश और लोगों के लिए एकता का परिचायक है। मतलब यहाँ पर भौगोलिक रूप से स्थितियाँ अलग हैं, यहाँ पर धार्मिक रूप से लोग अलग अलग रहते हैं, सारी चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन पूरे भारत का, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरे भारत का किसान मानसून पर ही निर्भर है और मानसून पर किसान निर्भर है और भारत की अर्थव्यवस्था किसान पर निर्भर है। इसलिए अनेकता में एकता का जो स्वरूप निर्धारित करता है वह करता है मानसून। ठीक है ना। अब हम देखते हैं मानचित्र कौशल। मानचित्र कौशल में क्या है, चलिए हम देख लेते हैं कि पहला मानचित्र कौशल के अंतर्गत हमको देखना है पहले बिंदु पे 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र और भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा। तो चलिए हम इसको देखते हैं। मानचित्र कौशल के अंतर्गत यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो हम इस तरह से देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे 400 मीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, वो ये है। ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये कहलाता है पश्चिमी घाट। कौन सा घाट? पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती 400 सेंटीमीटर से अधिक, ये मलाबार तट से लेकर। और इधर ये ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र आसाम वाला, ये शिलांग का पठार मेघालय वाला और ये बांग्लादेश के उत्तरी भाग में सर्वाधिक वर्षा 400 सेंटीमीटर से अधिक होती है। अब 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र ये है राजस्थान, यानी ये जो थार का मरुस्थल वाला एरिया है, राजस्थान का पश्चिमी भाग और जम्मू कश्मीर का लेह लद्दाख वाला एरिया, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। अब हम बात करते हैं भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा। तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा को अगर हम देखेंगे उसके लिए हमको ये देखना पड़ेगा, ये जो दिशा दी है ये है दक्षिण, ये जो दिशा दी है ये है पश्चिम। तो पश्चिम और दक्षिण के बीच में यहाँ दक्षिण पश्चिम से मानसून की एंट्री होती है। ये भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा है और यहाँ से 2 भागों में विभाजित होता है। एक शाखा अरब सागर शाखा बंबई की तरफ चल देती है, दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा उत्तर पूर्वी भारत की तरफ चल देती है। इस तरह से मानचित्र कौशल आपके सामने स्पष्ट है। तो ये मानचित्र कौशल के अंतर्गत आप लोगों ने देख लिया कि 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन से थे।
तो दोनों दिशाओं में थी, पूर्व में भी था और पश्चिम में भी था, मतलब पश्चिम में कोंकण से लेकर के मालाबार तट के बीच में और पूर्व में उत्तर पूर्वी जो आसाम और ब्रह्मपुत्र वाला क्षेत्र था। फिर हमने देखा कि 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र, 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र में जब हमने देखा था तो हमने देखा राजस्थान का वो थार डेजर्ट मतलब रेगिस्तान वाला एरिया, और ऊपर लेह। राजस्थान जो था वह गर्म मरुस्थल था और लेह जो है वह ठंडा मरुस्थल था। फिर हमने देखा था कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा क्या होती है वो भी देख लिया। अब ये जो नया वर्ड आपके सामने यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ये है परियोजना वर्क। एक्चुअल में ये प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत आता है और ये प्रोजेक्ट कार्य स्टूडेंट्स को खुद करना होते हैं। लेकिन चूँकि मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में ये सिलेबस नया आया हुआ है। इसके पहले जो सिलेबस था उसमें इस तरह के प्रोजेक्ट वर्क तो होते थे, लेकिन फिर भी बच्चे CBSE पाठ्यक्रम से अभी बहुत ज़्यादा परिचित नहीं हैं। और लॉकडाउन के बाद विशेषकर जब स्कूल खुल रहे हैं तो अभी जो नई जनरेशन जो 8th क्लास पास करके 9th में आई है 2021 में, उनके लिए इस तरह के काम करना बहुत कठिन है। आपको बता दें कि पिछले सेशन में कोविड की लॉकडाउन के कारण बहुत सारी स्थितियाँ ऐसी हुई हैं कि हम नहीं पढ़ पाए हैं घरों में, इसलिए मैं परियोजना कार्य या ये प्रोजेक्ट वर्क आप लोगों के लिए यहाँ पर एक हल लेकर आ रहा हूँ, सामान्य हल। तो प्रोजेक्ट कार्य में पहला जो आपके सामने दिख रहा है यह है पता लगाएं कि आपके क्षेत्र में एक विशेष मौसम से कौन से गाने, नृत्य, पर्व एवं भोजन संबंधित हैं और क्या भारत के दूसरे क्षेत्रों में इनसे कोई समानता है। मतलब आपको अपने आसपास ये देखना है कि कौन कौन से गीत, लोकगीत गाए जाते हैं, कौन से नाच करे जाते हैं, कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं और उनका खाना क्या है। एक्चुअल में ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और इनके सबके सेंटर में होता है खाना यानी भोजन। और भोजन सेंटर में क्यों होता है? क्योंकि वह मौसम के अनुकूल होता है। तो अगर हम इस प्रोजेक्ट को हल करने की बात करें तो हमारे देश की एक खास बात है। हमारा देश कौन सा है? भारत। भारत की खास बात यह है कि यहाँ पर हर मौसम के हिसाब से अपने अपने त्यौहार हैं। कुछ पर्व होते हैं, नृत्य और गीत भी होते हैं और उसके साथ भोजन भी होते हैं। हर क्षेत्र में संबंधित मौसम के त्यौहार से कुछ खास पकवान बनाए जाते हैं और इन पकवानों का महत्व इसलिए है कि ये पकवान उस मौसम की प्रतिकूलता से, मतलब मौसम का जो बुरा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ सकता है, उस बुरे प्रभाव से लड़ने के लिए हमको ताकत देता है। अनेक त्यौहार हैं, पर्व हैं, नृत्य, गीत और भोजन केवल कुछ क्षेत्र विशेष की पहचान होते हैं, लेकिन कुछ त्यौहार ऐसे भी हैं जो सारे देश में मनाए जाते हैं और जो सारे देश में मनाए जाते हैं उनके नाम अलग अलग हो सकते हैं। भारत भी त्योहारों, परंपराओं, लोकगीतों और अलग अलग भोजन और वेशभूषा वाला देश है और ये सारी चीज़ें मौसम से रिलेटेड होती हैं। इन सभी पर्व और परंपराओं का अधिकतर संबंध जो होता है वह स्थानीय मौसम से और उस मौसम से होने वाले बदलावों से, मतलब उस मौसम के होने वाले बदलावों से होता है। हमारे मध्य प्रदेश में भी अगर हम बात करें तो गीत, गाने, नृत्य, पर्व और भोजन का संबंध अलग अलग मौसम की विशेषताओं के अनुसार जुड़ा हुआ है। सर्वाधिक गीत, गाने और नृत्य जो है या भोजन है वह किससे जुड़े हुए हैं? उनका संबंध मुख्य रूप से वर्षा ऋतु से है। गर्मियों में आपको इतने ज़्यादा गीत गाने नहीं मिलेंगे, भोजन की इतनी वैरायटी नहीं मिलेगी। ठंड में थोड़ी सी वैरायटीज़ मिल जाती है, लेकिन वर्षा ऋतु में भोजन भजन एक जुड़ा हुआ स्वरूप होता है। 4 महीने लोग घरों में रहा करते थे, बारिश की ऋतु में बाहर आना जाना होता नहीं था, तो मस्त मनोरंजन के लिए खाना, गाना और बजाना ये चलता रहता था। इसके बाद हम करते हैं वर्षा ऋतु की जो जुड़े हुए चीज़ों में, उनमें गीत की बात अगर हम करें, गानों की बात अगर हम करें तो वर्षा ऋतु में मुख्य रूप से गाया जाता है कौन सा? कजरी। कजरी जो है और मल्हार और इसके अलावा बारहमासी। हमारे बुंदेलखंड में आला वगैरह भी गाया जाता है। तो कजरी क्या है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल ये दिया है इसमें कि कजरी जो है बरसात की शुरुआत के समय गाया जाता है, खासकर बिहार और उत्तर पूर्वी में। मध्य प्रदेश में भी कजरी सुना जाता है अक्सर कर। इसमें क्या होता है कि नवविवाहित जो स्त्रियाँ होती हैं वे अपने जो रिश्ते नाते होते हैं वो मायके में छूट जाते हैं, उनकी याद करते हुए गाते हैं। कजरी को स्त्रियों का जो समूह गाता है उसको ढुनमुनिया कजरी कहते हैं। खैर ये सब चीज़ें इस प्रोजेक्ट कार का हिस्सा नहीं है, वो तो जनरली मैंने यहाँ लिख दिया है। एक्चुअल में कजरी जो है मिर्ज़ापुर में एक महोत्सव के रूप में मनाया जाता है और कजली का नाम कुछ लोग बोलते हैं काले मेघों के कारण बना, जबकि कुछ लोग ये कहते हैं कि
एक राजा कंतित थे, उनकी लड़की कजली थी जो अपने हस्बैंड को याद करती थी और अपने हस्बैंड से कभी मिल नहीं पाई, इसलिए उसके नाम पे कदली से कजरी हो गया ये गाना। 12 मासी बिरह गीत है, ये भी आषाढ़ मास में गाया जाता है। साल के 12 महीनों का उल्लेख होता है। मल्हार झूला वूला गाते हैं, सावन में जब झूला आ जाता है उसके लिए गाया जाता है। तो ये जो बताने का मतलब ये है कि ये प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत कि ये जो गीत हैं ये लगभग हर जगह भी गाए जाते हैं और मध्य प्रदेश में भी गाए जाते हैं। इसके बाद गर्मी की दस्तक देता हुआ एक पर्व आता है होली। तो होली में फाग गाई जाती है। मध्य प्रदेश में फाग का तो मुकाबला होता है, बहुत सारे अच्छे गीतकार कलाकार हैं जो फागों का मुकाबला देते हैं और लोग उसका आनंद उठाते हैं। जबकि शीत ऋतु में नवरात्र जब आती है तो भक्तें गाई जाती है माते की, और जगराता होता है। दीपावली के समय पे दिवाली गाई जाती है हमारे जनजातीय क्षेत्रों के भाई बहनों द्वारा, और अहिरी नृत्य वगैरह किया जाता है। ये बहुत फेमस है हमारे मध्य प्रदेश में। जेठ और आषाढ़ सामान्य तौर पर गर्मी का महीना माना जाता है, और इसमें सूर्य जो है जेठ आषाढ़ में उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर होने लगता है। और ग्रीष्म ऋतु प्राणी मात्र के लिए बहुत कष्टदायक होती है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें नहीं होती हैं। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और, जो कुछ त्यौहार ऐसे हैं जिनका प्रचलन खाने से संबंधित होता है, अलग अलग प्रकार के व्यंजन परोसे जाते हैं, ये तो ठीक है। लेकिन कुछ त्यौहार ऐसे जो सारे देश में एक जैसा मनाया जाता है, जैसे पोंगल, मकर संक्रांति, ओणम, अलग अलग नाम है लेकिन सब जगह मनाया जाता है मकर संक्रांति के टाइम पे 14 जनवरी के आसपास। होली, दीपावली, ईस्टर, ईद, ये सारे देश में एक साथ मनाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे प्रदेश में यह त्यौहार मनाए जाते हैं। चलिए अब हम आगे एक परियोजना कार्य यानी प्रोजेक्ट वर्क सेकंड जो दिया हुआ था कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ग्रामीण मकानों तथा लोगों की वेशभूषा के फोटोग्राफ इकट्ठे कीजिए और उनमें उन क्षेत्रों की जलवायु दशाओं और उच्चावच से क्या संबंध है इसको हमको रिलेट करना है। तो यहाँ पर आप देखिए कि राजस्थान में मोटी दीवार वाले घर बनाए जाते हैं और छतें चपटी बनाई जाती हैं। इसलिए बनाई जाती हैं ताकि जो गर्मी है वह अंदर ना आ पाए और अंदर शीतलता का एहसास हो। जबकि यहाँ पर दूसरी जगह पर देखिए मंगलौर और गोवा की ढाल वाली छतों की अगर हम बात करें तो मंगलौर और गोवा में ढाल वाली छतें इसलिए बनाई जाती हैं ताकि यहाँ पर मंगलौर और गोवा में बारिश बहुत अधिक होती है, तो यहाँ की छतों पर बारिश का पानी रुकने ना पाए और अंदर शीलन ना हो इसलिए। फिर तराई वाले क्षेत्रों की यहाँ पर हम बात करें कि ये जो तराई वाले क्षेत्र हैं यहाँ पर एकदम ढाल वाली छतें बनाई जाती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हिमपात होता है और हिमपात के कारण छतों पे अगर बर्फ़ पड़ेगी तो वजनदार होकर छतें जो है वो दब जाएंगी। तो छतें सुरक्षित रहें, घर के अंदर लोग सुरक्षित रहें, इसलिए ढाल वाली छत बनाई जाती हैं ताकि तराई क्षेत्रों में रहने वाले लोग अपने घरों के अंदर सुरक्षित रह सकें। फिर असम के स्टील हाउस की बात की थी हमने कि असम में बांस के खम्भों के ऊपर घर बनाए जाते हैं, तो उसका अलग अलग कारण है। वहाँ पर इसलिए बनाए जाते हैं कि जीव जंतु जानवर परेशान ना करें। इसके अलावा नीचे बारिश हो जाता है, सीलन हो जाता है, इसलिए बनाया जाता है। अपने अनाज भंडारों को सुरक्षित करने के लिए बनाया जाता है, इसलिए स्टील हाउस बनाते हैं। तो ये 2 प्रोजेक्ट वर्क थे, ये दोनों परियोजना कार्य आप लोगों ने कर लिए। ये तीसरा स्वयं करने के लिए था, इसको आप देख लीजिएगा आपकी बुक में सारणी एक दिया हुआ है, कुछ ग्राफ वगैरह बना हुआ है, वो ग्राफिक्स आप तैयार करके इसका जवाब आप दे लीजिएगा। हम चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर हमको देखना है कि 10 स्थानों को 3 भिन्न क्रमों में लिखिए। 3 नहीं, एक्चुअल में ये 2 आएगा। यहाँ पर जो 3 दे दिया है ये 3 नहीं है, यहाँ पर है 2 भिन्न क्रम में लिखना है। 2 भिन्न क्रम कौन कौन से? नंबर 1 विषुवत वृत्त से उनकी दूरी के क्रम में, और नंबर 2 समुद्र तल से उनकी ऊंचाई के क्रम में। अब इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो भारत का नक्शा है, इस तरह से हम देखते हैं, भारत का नक्शा इस तरह से बनता है। अब यहाँ पर ये विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा से हम देखते हैं कि इस आधार पर दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ेंगे तो पहले कौन सा शहर आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा। तो इस क्रम में सबसे पहले आता है तिरुवनंतपुरम, फिर आता है बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई, नागपुर, कोलकाता, भोपाल, शिलोंग, दिल्ली और लेह, ये आते हैं। अब इसमें आपको एक बात बता दूं मैं कि यहाँ पर एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ मैं, कि बेंगलोर और चेन्नई में सबसे दूर कौन है विषुवत वृत्त के? तो सबसे दूर है चेन्नई। किलोमीटर में ज़्यादा फासला नहीं है, 12 या 15 किलोमीटर का फासला है विषुवत वृत्त से बेंगलोर और चेन्नई के बीच में, लेकिन डिस्टेंस तो डिस्टेंस होता है, भले आधा किलोमीटर का हो। तो इस आधार पर हम देखें तो विषुवत वृत्त से चेन्नई दूर है, बेंगलोर थोड़ा पास पड़ जाता है। अब हम बात करते हैं समुद्र तल से ऊंचाई के क्रम में। तो समुद्र तल से ऊंचाई के क्रम में देखिए सबसे नज़दीक समुद्र तल से मतलब ऊंचाई सबसे कम है चेन्नई की, देन कोलकाता, तिरुवनंतपुरम, मुंबई, नागपुर, भोपाल, दिल्ली,
बेंगलोर, शिलोंग और लेह। देखिए लेह दोनों जगह पर अंत में आ रहा है, तो इस तरह से कॉमन नाम रहेंगे। आप लोगों को याद करना के लिए जो है कुछ शॉर्टकट्स बना लीजिएगा इनके, और नहीं बना पाएंगे तो जब हम आगे कभी रोचक प्रश्नावलियों का एक सेशन लेकर आएंगे तो उसमें आप ये मेरे तरफ से, उसमें आप ई क्लासेस बाय मनीष सर की तरफ से इनके शॉर्टकट्स भी आपको ट्रिक्स के रूप में उपलब्ध करा दिए जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला है सर्वाधिक वर्षा वाले 2 स्थान। डेफिनेटली चेरापूंजी और मासिनराम दुनिया में सर्वाधिक वर्षा वाले 2 स्थान है, कोई दिक्कत ही नहीं। 2 सूखी जगह है, शुष्कतम स्थान, लेह और जोधपुर। ध्यान रखिएगा जोधपुर सूखा रेगिस्तान है और लेह जो है शीत रेगिस्तान है, ठंडा होता है लेकिन रेगिस्तान है। अगला इसमें पूछा है कि सर्वाधिक समान जलवायु वाले 2 स्थान। तो जो समुद्र के किनारे होंगे वे सर्वाधिक समान जलवायु वाले होंगे, लेकिन दोनों में समानता हो ऐसे एक तिरुवनंतपुरम और मुंबई है। और इधर अगर हम पूर्वी तट पर बात करें तो पुरी भी एक ऐसी जगह है जहां पर जलवायु सम होती है, दिन रात या मौसम के बदलाव के साथ भी इसमें जलवायु में कोई विशेष ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता है। जलवायु में अंतर वाले 2 स्थान, अत्यधिक अंतर वाले, ये तो हो गया समान वाले। अब अंतर वाले, जलवायु में सबसे ज़्यादा अंतर वाले 2 स्थान है, एक है लेह और दूसरा है जोधपुर। दोनों में क्या अंतर है भैया? लेह जो है शीत रेगिस्तान है जबकि जोधपुर उष्ण रेगिस्तान है। रेगिस्तान दोनों हैं लेकिन लेह बहुत ठंडा है, -40 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, जबकि जोधपुर में 50 डिग्री प्लस जाता है। तो ये विशाल अंतर इन दोनों के बीच में देखा जाता है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा द्वारा सर्वाधिक प्रभावित 2 स्थान। अरब सागर शाखा मतलब ये अगर हम देखें यहाँ पर तो इस तरफ ये मुंबई और यहाँ पर तिरुवनंतपुरम। अरब सागर शाखा पहले यहाँ आती है और फिर यहाँ पर आती है। ये हो गया, यानी 2 स्थान, एक हो गया मुंबई, एक हो गया तिरुवनंतपुरम। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि बंगाल की खाड़ी की शाखा से प्रभावित 2 स्थान कौन कौन से हैं। तो डेफिनेटली शिलोंग और कोलकाता। तो इसको भी आप इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ शिलोंग आ जाता है और यहाँ पर कोलकाता आ जाता है। तो ये बंगाल की खाड़ी की शाखा से सर्वाधिक रूप से प्रभावित 2 स्थान हैं। यदि आप लोगों ने वीडियोस को बहुत अच्छे से, कंटेंट को बहुत अच्छे से देखा होगा तो इनके आंसर आप बहुत आसानी से दे सकते हैं, रटने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी भी बता रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को आप रटेंगे तो आप भूल जाएंगे। आप इन क्वेश्चंस को हल करना चाहते हैं तो आपको देखना होगा वो वीडियोस, वो कंटेंट्स जो इसके पहले 9 पार्ट्स में आपको दिए जा चुके हैं जलवायु अध्याय के अंतर्गत। अब बात करते हैं कि बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर शाखा दोनों से प्रभावित 2 स्थान कौन कौन से हैं। तो हमने जब अध्ययन कर रहे थे तो हमने देखा था इस तरह से कि यहाँ से जो बंगाल की खाड़ी की शाखा जाती है गंगा के मैदान की तरफ, ये शाखा, और इधर से अरब सागर शाखा जो अरावली पर्वत को इधर क्रॉस करते हुए जब इधर आती है तो गंगा के उत्तर पश्चिम में दोनों शाखाएं यहाँ पर मिल जाती हैं। तो ये दोनों शाखाओं से प्रभावित ये स्थान एक ये हो जाता है। और दूसरा बोल रहा है क्या, नागपुर। यहाँ पर दिल्ली में वर्षा होगी, दूसरा नागपुर, यानी इस जगह पर है नागपुर, यहाँ कहीं पर, यानी यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बॉर्डर पर नागपुर यहाँ स्थित है। तो यहाँ से भी कुछ प्रभाव होता है और इधर से भी कुछ प्रभाव होता है। इसका अर्थ है हम ये कह सकते हैं कि दोनों शाखाओं से प्रभावित स्थान है दिल्ली और नागपुर। इसके बाद लौटती हुई तथा उत्तर पूर्वी मानसून से प्रभावित 2 स्थान, एक है तिरुवनंतपुरम और दूसरा है चेन्नई। अब आप कह रहे होंगे कि तिरुवनंतपुरम क्यों और चेन्नई क्यों? तो यहाँ से पहली वर्षा होती है और जब ये मानसून यहाँ से लौटता है तो दक्षिण पश्चिम मानसून जैसा जाता है आगे वैसा ही वापस लौटता है, और लौटते समय ये तिरुवनंतपुरम में फिर बारिश कराता है और लौट जाता है। तिरुवनंतपुरम में साल के 9 माह तक बारिश होती रहती है क्योंकि समुद्र के किनारे भी है। और चेन्नई की अगर हम बात करें तो चेन्नई में क्या होता है, लौटते मानसून से भी बारिश होती है। ये कैसे होती है, ये हमने बताया था कि बंगाल की खाड़ी से नमी उठाते हुए यहाँ पर बारिश कराता है। चेन्नई के बाद में ये इधर अंडमान निकोबार में बारिश करा देता है, इधर ये लक्षद्वीप में बारिश करा देता है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा शीत ऋतु में वर्षा को प्राप्त करने वाले 2 स्थान। ये महत्वपूर्ण है कि जोधपुर जहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है मेन मानसून के द्वारा, वहाँ पर पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा सर्वाधिक होती है। दिल्ली में भी पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले 2 महीने जुलाई और अगस्त। जून में मानसून आता है लेकिन संपूर्ण भारत की बात कर रहा है, यहाँ पर किसी विशेष स्थान की बात नहीं कर रहा। तो संपूर्ण स्थान में सर्वाधिक वर्षा जुलाई और अगस्त में होती है। अब सर्वाधिक गर्म 2 स्थान, फरवरी के महीने में सर्वाधिक गर्म होते हैं तिरुवनंतपुरम और चेन्नई। इसके बाद अप्रैल महीने में नागपुर और चेन्नई,
मई में नागपुर और दिल्ली या जोधपुर को भी जोड़ लीजिए, और जून में तो जोधपुर और दिल्ली भयंकर गर्मी होती है। दिल्ली गर्म भी होता है और बहुत ज़्यादा सर्द भी होता है। आगे बढ़ते हैं अब हम अगले क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। ये भी अभी किताब का ही मौसम चल रहा है, हमारी पाठ्य पुस्तक में जो चीज़ें दी हैं उन्हीं क्वेश्चंस को हल कर रहे हैं। पहला ज्ञात कीजिए कि तिरुवनंतपुरम तथा शिलोंग में जुलाई की अपेक्षा जून में अधिक वर्षा क्यों होती है। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है कि तिरुवनंतपुरम और शिलोंग में जुलाई में वर्षा नहीं होती, जून में वर्षा होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो पहला मानसून है वो सबसे पहले टकराता है। मानसून की जो पहली हवा है वो तिरुवनंतपुरम में और शिलोंग में ही जाकर टकराती है। तो पहली वर्षा जून में होती है और जून जुलाई के पहले आता है, जुलाई महीना बाद में आता है। तो बाद में आता है तो बाद में वर्षा होने का सवाल ही नहीं उठता। मतलब 1 जून को दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा कहाँ टकराती है? अरब सागर शाखा टकराती है तिरुवनंतपुरम से, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा शिलोंग में पहुँच जाती है। तो मानसून के आगमन के समय जो तीव्र वर्षा होती है वो इन दोनों जगहों पर होती है और ये जून के महीने में होती है और जून जुलाई के पहले आता है, इसलिए सर्वाधिक वर्षा जून में होती है, ना कि जुलाई में। अब हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं कि जुलाई में तिरुवनंतपुरम की अपेक्षा मुंबई में अधिक वर्षा होती है। ये भी एक लॉजिकल क्वेश्चन है कि भैया जून में तो तिरुवनंतपुरम में हो रही है और इसके बाद जून में ही 10 जून तक मुंबई पहुंच जाता है मानसून, लेकिन इसके बावजूद भी मुंबई में वर्षा जून में ना होकर के जुलाई में अधिक क्यों होती है? तो इसका कारण यह है कि पहली वर्षा तिरुवनंतपुरम में हो जाती है जून को और इसके बाद 10 दिन बाद यानी 10 जून तक मानसून कहाँ पहुँचता है? मुंबई पहुँचता है और सितंबर तक मुंबई में बारिश होती रहती है। कब तक? सितंबर तक मुंबई में बारिश होती रहती है। लेकिन शुरुआती बारिश के बाद, मतलब पहली बारिश के बाद केरल में क्या होता है? मानसून में ब्रेक लग जाता है। ब्रेक लग जाता है तो तिरुवनंतपुरम में बारिश कम हो जाती जुलाई महीने में, लेकिन तब मुंबई में जो बारिश के बादल पहुंच चुके होते हैं वो जुलाई में बारिश कराते रहते हैं और उससे मुंबई में जो मानसूनी पवनें डेरा डाल चुकी होती हैं उनसे बहुत अधिक वर्षा होती है। अतः स्पष्ट है कि जुलाई में तिरुवनंतपुरम की अपेक्षा मुंबई में अधिक वर्षा होगी। क्यों? क्योंकि मुंबई में मानसून के बादल तिरुवनंतपुरम से आगे बढ़ चुके होते हैं, जबकि तिरुवनंतपुरम में जुलाई में मानसून के बादल आना थोड़ा कम हो जाते हैं और यहाँ पर एक मानसून ब्रेक की स्थिति बन जाती है। बारिश होती है लेकिन फुहारों के रूप में होती है, लेकिन मुंबई में झमाझम बारिश का दौर जुलाई में आ जाता है। ठीक समझ में आया ना? जैसे अगर हम ये बोलें कि ये है तिरुवनंतपुरम और ये है मुंबई, यहाँ पर बादलों ने बारिश करा दी यहाँ पर और इसके बाद बादल आगे बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो बादल आगे बढ़ चुके हैं और इसके बाद यहाँ पर लग गया ब्रेक। अब ब्रेक लग गया तो यहाँ बादल बरसना कम हो जाएंगे, लेकिन जो बादल यहाँ से आगे बढ़ चुके हैं ये मुंबई में जुलाई में जाकर डेरा डाल चुके होते हैं और वहाँ बारिश कराते रहते हैं। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की, चेन्नई की। चेन्नई में दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा वर्षा कम होती है, क्यों? भाई चेन्नई में तो मेरे ख्याल से दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा बारिश होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। कैसे वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है इसको हम बता चुके हैं आप लोगों को कि ये जो है यहाँ पर अगर हम देखें तो ये चेन्नई यहाँ पर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ आता है जो पश्चिमी घाटों से टकराता है और पश्चिमी घाट के पीछे इस तरफ पड़ता है चेन्नई। तो इसलिए केवल चेन्नई ही नहीं बल्कि चेन्नई के साथ साथ भारत के जो दक्षिणी और भाग हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल राज्य के जो अन्य क्षेत्र हैं वहाँ पर पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र आता है और इस वजह से भारत के दक्षिण का जो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल वाला भाग है ये अक्टूबर से दिसंबर तक उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं, ताकि दक्षिण पश्चिमी मानसून से। क्लियर है ना? इसका एक लाइन में उत्तर हम दे सकते हैं कि चेन्नई में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा इसलिए कम होती है क्योंकि यह पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र में, रेन शेडो क्षेत्र में, लीवार्ड साइड में होते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं चौथे नंबर पर, ज्ञात कीजिए शिलोंग में कोलकाता की अपेक्षा वर्षा अधिक होती है। भाई होगी ना, शिलोंग में यहाँ पर हम देखते हैं इस तरह से, तो यहाँ पर शिलोंग है और यहाँ पर कोलकाता है। ये हवाएं सबसे पहले शिलोंग के पठार पर टकराती हैं और जहाँ पर मानसूनी हवाएं पहली बार टकराती हैं वहाँ भरपूर बारिश कराती हैं। शिलोंग पर्वतों और पहाड़ियों वाला क्षेत्र है, घने जंगल हैं, तो आकर्षित भी होती है मानसूनी पवनें और झमाझम बारिश कराती हैं। अब इसके बाद में जब थोड़ा बहुत बारिश का पानी बच जाता है तब ये नमी लेकर बादल कोलकाता की तरफ आते हैं। तो शिलोंग के पठार पे वर्षा कराने के बाद जो पानी बचा हुआ है बादलों में वो कोलकाता पर गिरेगा, तो डेफिनेटली शिलोंग में वर्षा अधिक होगी और कोलकाता में कम होगी। अगला क्वेश्चन, कोलकाता में जुलाई में जून से अधिक वर्षा होती है, इसके विपरीत शिलोंग में जून में अधिक वर्षा होती है। तो यहाँ का जो मैटर है वो सेम टू सेम
तिरुवनंतपुरम और मुंबई की तरह है। जैसे हमने ऊपर देखा यहाँ पर मुंबई में जुलाई में अधिक वर्षा होती है और जून में कम, इसी तरह से कोलकाता का माहौल है कि कोलकाता में मानसून बाद में पहुँचता है। कब पहुँचता है? जुलाई में कोलकाता में पहुँचता है और जून में पहुँच जाता है शिलोंग में। तो जब जून में पहुँचेगा तो पहले वर्षा होगी, क्योंकि जुलाई जून से पहले आता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हम देखते हैं, दिल्ली में जोधपुर से अधिक वर्षा होती है। भाई दिल्ली में जोधपुर से अधिक वर्षा क्यों होती है, इसके बारे में भी हमने देखा है कि जब दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा यहाँ पहाड़ों से टकराती है हिमालय से, और इसके बाद गंगा के मैदान की तरफ रुख कर लेती है और गंगा का मैदान की तरफ यानी पूर्व से पश्चिम की तरफ आगे बढ़ती है, तो सबसे लास्ट स्टेशन इसका आता है जोधपुर, और इधर इसके पहले पड़ जाता है दिल्ली। यानी नमी वाले बादल दिल्ली में पहले बारिश कराते हैं, और जब दिल्ली में बारिश हो चुकी होती है तो बादल हो जाते हैं ठन गोपाल, उनके पास कुछ नहीं बचता। और जब कुछ बचता नहीं है तो जोधपुर में क्या वर्षा कराएंगे? कुछ भी नहीं कराते, वहाँ वर्षा हो ही नहीं सकती, और थोड़े बहुत अगर हो भी गई तो थोड़ी सी वर्षा होती है और यहाँ पर बारिश नहीं होती। और इसलिए यह जो जोधपुर थार मरुस्थल के किनारे पर स्थित है, वहाँ पर थोड़ी थोड़ी वर्षा मतलब नमी थोड़ी बहुत पहुँच पाती है, या ये कहें कि वहाँ पर वर्षा नहीं के बराबर होती है। ये समझ में आ गया ना कि वहाँ पर नमी वाले आर्द्रता युक्त बादल पहुँच ही नहीं पाते, इधर उसके पहले ही वे अपनी सारा पानी खो चुके होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सोचिए आप लोग कि ऐसा क्यों होता है। तिरुवनंतपुरम की जलवायु सम है, स्वाभाविक है, समुद्र के किनारे होने के कारण जलवायु सम होगी ही। अगला क्वेश्चन, देश के अधिकतर भागों में मानसूनी वर्षा समाप्त होने के बाद चेन्नई में अधिक वर्षा क्यों होती है? भाई चेन्नई में अधिक वर्षा इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पे दो कारण है वर्षा होने के। एक तो लौटता हुआ मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून जो बंगाल की खाड़ी से नमी उठाकर वहाँ पर गिराता है, और दूसरा उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी में जो उठते हैं और उनकी वजह से चेन्नई के तट पर वर्षा होती है। ये क्लियर आपको? जोधपुर की जलवायु उष्ण क्यों है? मानसूनी पवनों की आर्द्रता में निरंतर कमी होती है। उत्तर भारत में जब ये जाती हैं गंगा के मैदान में तो पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि इन पवनों में नमी की मात्रा कम हो जाती है, और जोधपुर थार मरुस्थल के किनारे पर है। जब तक यहाँ मानसूनी हवाएं पहुँचती हैं तब तक उन मानसूनी हवाओं के अंदर से पानी खत्म हो चुका होता है, नमी खत्म हो चुकी होती है। जब नमी रहेगी नहीं तो क्या बारिश कराएगा? कुछ भी नहीं, बाबा जी का ठुल्लू। तो इस तरह से आप याद रखिए कि जोधपुर में वर्षा इसलिए नहीं होती क्योंकि वहाँ पर ये जो पवनें हैं बिना पानी लिए पहुँच जाती हैं, और जोधपुर की ज़मीन केवल हवा से काम चलाती, वहाँ पानी नहीं मिल पाता है, और जोधपुर इसीलिए उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र यानी गर्म रेगिस्तानी एरिया है। अब अगला क्वेश्चन, लेह में लगभग पूरे वर्ष मध्य वर्षण होता है, मतलब बहुत कम वर्षण होता है। तो इसका कारण क्या है कि लेह एक शीत और शुष्क प्रदेश है जो कि लद्दाख क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और यह दो पहाड़ियों के बीच इस तरह स्थित है कि जिसमें मानसूनी हवाओं से वर्षा हो ही नहीं पाती। ऐसा स्थान है ये कि लेह में लगभग पूरे वर्ष मध्यम वर्षा यानी नहीं के बराबर वर्षा होती है। यह हिमालय से थोड़ा दूर दो पहाड़ियों के बीच लैंड लॉक्ड एरिया है, उच्च लद्दाख के पठार पर स्थित है, यानी स्थानीय वर्षा यहाँ पर नहीं होती। गर्मियों में थोड़ी बहुत बारिश होती है और वो भी पश्चिमी विक्षोभ के माध्यम से, और सर्दियों में बर्फबारी भी अच्छी तरह से हो जाती है यहाँ पर। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो लेह में ऐसा कोई सिस्टम डेवलप नहीं हो पाता है कि जिसकी वजह से लेह में बारिश हो। हाँ, कभी जब भी हम कहें कि जो वर्तमान में हम पर्यावरणीय हानि पहुंचा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसकी वजह से कई बार ये होता है कि वहां जाकर बादल फट जाते हैं। जैसा कुछ वर्षों पहले हमने देखा, लेह में बादल फटने से बहुत ज़्यादा वर्षा हुई थी। और लेह में यदि बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है तो यह पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि लेह में वर्षा आखिर क्यों हो गई। अगर लेह में अधिक वर्षा हो रही इसका मतलब हमने पर्यावरण से बहुत ज़्यादा खिलवाड़ कर चुके हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दिल्ली और जोधपुर में अधिकतर वर्षा लगभग 3 महीनों में होती है, लेकिन तिरुवनंतपुरम और शिलांग में लगातार होती है। तो भैया तिरुवनंतपुरम और शिलांग समुद्र के नज़दीक हैं, और यहाँ पर समुद्र के नज़दीक होने के कारण स्थानीय विक्षोभ उठते रहते हैं जिनसे लगातार वर्षा होती रहती है। समुद्र का पानी ऊपर उठता रहता है, बादल बनते रहते हैं, वहाँ पर वर्षा कराते रहते हैं। शिलांग बंगाल की खाड़ी के पास स्थित है, पर्वतीय क्षेत्र हैं, आर्द्र पवनें ऊपर उठती हैं तो वो जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनको बुला लेती हैं, ये पानी हवा पानी इधर आओ जल्दी से हमारे ऊपर। लेकिन दिल्ली और जोधपुर क्या है, समुद्र तट से बहुत दूर है, और यहाँ पे वर्षा के मानसूनी पवनें ही पहुँच पाती हैं बमुश्किल, सामान्य पवनों का पहुँचना यहाँ पर कठिन है। इसलिए केवल मानसूनी मौसम जो
जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये रहता है, इसी बीच में यहाँ पर बारिश हो पाती है, इसके अलावा नहीं हो पाती। यानी लगभग 3 माह ही दिल्ली और जोधपुर में पानी गिरता है, बारिश होती है। जबकि तिरुवनंतपुरम और शिलोंग में लगातार 9 महीनों तक इसलिए बारिश होती है क्योंकि यहाँ पर समुद्र की पवनें लगातार बारिश में, समुद्र से आने वाली पवनें समुद्र की नमी को लेकर के आती हैं और यहाँ पर बारिश कराती रहती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। अब 1 अंक वाले प्रश्न, बहुत छोटे छोटे। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? माशिनराम। गर्मी में उत्तरी मैदानों में चलने वाली शुष्क पवनों को क्या कहते हैं? लू कहते हैं इसको। भारत का सबसे ठंडा स्थान द्रास, ध्यान रखिएगा, द्रास बहुत ठंडा स्थान है। काल बैसाखी, बंगाल मतलब विशेषकर पश्चिम बंगाल में तेज हवाएं चलती हैं जिसकी वजह से बैसाख के महीने में मूसलाधार बारिश होती है और इससे भारी तबाही बनती है। इसी को बोलते हैं काल बैसाखी, मतलब बैसाख के महीने में आने वाला काल, इसको काल बैसाखी बोलते हैं। ये बैसाखी काल पहुंचा बंगाल, ये बात ध्यान रखिएगा। वह प्रदेश जहां दिन और रात का तापमान बहुत ज़्यादा अंतर नहीं करता, तो केरल का में दिन का तापमान या रात के तापमान में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता। केरल छोटा सा राज्य है, एक्चुअली बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए पूरे स्टेट में वहाँ पर बहुत खुशनुमा माहौल रहता है वर्ष के पूरे 365 दिन। अब बात करते हैं भारत में मानसून का आगमन कब होता है, तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। भारत में मानसून का आगमन मुख्य स्थल भूमि पर जून में होता है, लेकिन अगर हम द्वीपों की बात करें तो मई स्टार्टिंग में वहाँ पर आ चुका होता है, अप्रैल लास्ट, मई स्टार्ट में। भारत में शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर बहने वाली पवनों को क्या कहते हैं? शीत ऋतु में स्थल से पवनों की ओर, ध्यान रखिएगा, यहाँ क्वेश्चन पढ़ते समय बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जब हम बात करते हैं इस तरह से भारत के नक्शे में, जब हम बात करते हैं, ये अच्छे से भारत का नक्शा बना लें ये, और यहाँ पर स्थलीय भाग होते हैं और स्थल से समुद्र की ओर ये पवनें चल रही हैं, यानी इस तरफ चल रही हैं, तो इन पवनों को बोलते हैं हम उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन या उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं। भारत में कितनी ऋतुएं या कितने मौसम पाए जाते हैं? तो 1 बरस के मौसम 4, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और परिवर्तनीय ऋतु यानी लौटते मानसून की ऋतु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लघुत्तरी एल नीनो की व्याख्या कीजिए। तो एल नीनो एक गर्म जलधारा है, इसको याद रखिएगा। पेरू के तट पर क्या होता है? जनरली ठंडी जलधारा बहती रहती है। हम यहाँ पर अगर बात करें तो ये पेरू का तट है यहाँ पर, और ये है ऑस्ट्रेलिया का तट। तो पेरू के तट और ऑस्ट्रेलिया के तट में क्या होता है? जनरली यहाँ पर ठंडी जलधारा बहती रहती है, कोल्ड करंट चलता है, और यहाँ पर हॉट करंट होता है, यहाँ पर गर्म जलधारा रहती है। जब ये पवनें, व्यापारिक पवनें यानी ट्रेड विंड्स जो है ये कमज़ोर पड़ जाती हैं, तो क्या होता है, ये जो यहाँ की गर्म जलधारा है यहाँ शिफ्ट हो जाती है। अब यहाँ का जो कोल्ड करंट था वो क्या हो जाएगा? हॉट करंट में तब्दील हो जाएगा। जब यहाँ हॉट करंट हो जाएगा तो क्या होगा? यहाँ की जलवायु भी कम दबाव वाली बन जाएगी, और ये जो कम दबाव बनता है यानी ये गर्म जलधारा को बोलते हैं एल नीनो। और ये एल नीनो जब आता है, यहाँ कम दाब का क्षेत्र बनता है, तब यहाँ से जो मानसूनी हवाएं इधर जा रही होती हैं भारत की तरफ, ये भारत की तरफ न जाकर पेरू की तरफ आती हैं और भयंकर बारिश कराती हैं, और इसी को बोलते हैं हम एल नीनो प्रभाव। ठीक है ना? तो मतलब एल नीनो एक्चुअल में क्या है? ठंडी जलधारा के स्थान पर गर्म जलधारा का उत्पन्न होना, वो भी पेरू के तट पर एल नीनो कहलाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून और पूर्वी उत्तर मानसून, इसमें क्या फ़र्क है? मेन फ़र्क ये है कि मानसून की अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा से उत्तर की ओर बढ़ता है। मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून 2 ब्रांचों में डिवाइड होता है, अरब सागर शाखा से और बंगाल की खाड़ी की शाखा से, और दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ता है। ये मानसूनी पवनें जून से सितंबर माह तक बहती है। कौन सी? दक्षिण पश्चिमी यानी वर्षा ऋतु वाली, गर्मी के बाद वाली। ये पवनें देशव्यापी वर्षा कराती हैं, देश की 80% बारिश इसी से होती है। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें धरती से समुद्र की तरफ चलती हैं, और इन पवनों से तमिलनाडु पे वर्षा होती है, और ये अक्टूबर नवंबर में चलती हैं। तो इस तरह से 3 अंतर आप देख लीजिएगा। भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है, इस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि भारत उष्णकटिबंधीय उस क्षेत्र में स्थित है जहाँ पर मानसूनी जलवायु का प्रभाव होता है। भारत के किन भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है, तो यही बता चुके हैं हम कि भारत के किन भागों में अधिक होता है। भारत में दैनिक तापमान सबसे अधिक होता है पठारों पर, पर्वतीय क्षेत्रों पर और मैदानी भाग में। चलिए आगे देखते हैं जेट धाराएं क्या हैं तथा वे किस प्रकार भारत की जलवायु को प्रभावित करती हैं। तो जेट धाराएं हम बार बार चर्चा कर चुके हैं, हम कई बार बोल चुके हैं कि जेट धाराएं क्षोभ मंडल पर 12 किलोमीटर की हाइट पर उड़ने वाली बहुत तेज एक सकरी पट्टी में इस तरह से उड़ती हैं। ये इस तरह से ये सकरी पट्टी है, और इसमें 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रहती है गर्मी में, और 184 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रहती है
ठंड के दिनों में। और यह जलवायु को ऐसे प्रभावित करती है कि यह जो है भूमध्य सागर पर बनने वाले शीतोष्ण चक्रवात के माध्यम से जो भूमध्य सागर की नमी है उसको पछुआ पवनों के माध्यम से जब यहाँ आती है तो पश्चिमी जेट धाराएं भारत के ऊपर इससे वर्षा कराती हैं। ठीक है ना। तो ये जेट धारा का प्रभाव भारत के मानसून पर हो गया। भारत में वर्षा का वितरण इसलिए असमान है क्योंकि मानसूनी पवनें नियमित नहीं हैं। भारत में वायुमंडलीय दबाव इधर से उधर होता है। एक और कारण एल नीनो इफेक्ट भी भारत में वर्षा के वितरण को असमान करता है। मानसून का समय जून से लेकर सितंबर तक होता है, लेकिन मानसून के जो ब्रेक्स होते हैं उनकी वजह से ही वर्षा का वितरण असमान होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न अगला 7वां, कोरियालिस बल क्या है? तो कोरियालिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न हुआ आभासी बल। इस बात को ध्यान रखिए, ये टर्मिनोलॉजी, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। इस टर्म को आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। पृथ्वी के घूर्णन को घूमना कह सकते हो आप, घूमने के कारण, पृथ्वी के घूमने के कारण एक आभासी बल, यानी आभासी बल मतलब जिसको हम आभास कर सकते हैं, एक्चुअल में फील करते हैं उस बल को, उस बल को हम बोलते हैं कोरियालिस बल। और इस अवधारणा को सबसे पहले कोरियालिस महोदय लेके आए थे, जिसमें ये बताया गया था कि हमने किस तरह से याद किया था, दाऊबाद मतलब उत्तरी गोलार्ध में दाहिने हाथ तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं हाथ तरफ पवनों की दिशा हो जाती है। इसको फेरल का नियम भी कहते हैं, फ्लॉन का नियम भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ की व्याख्या कीजिए। तो पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ सर्दी के दिनों में उत्पन्न होते हैं। भूमध्य सागर के क्षेत्र में एक्चुअल में होता क्या है कि ऊपर से ठंडी हवाएं आती हैं, इधर अफ्रीका तरफ से गर्म हवाएं जाती हैं, दोनों मिल जाती हैं। जब दोनों मिलती है एक अभिसरण क्षेत्र भी बनता है यहाँ पर, और शीतोष्ण चक्रवात इससे उत्पन्न होते हैं। और इन चक्रवातों के उत्पन्न होने से जो भूमध्य सागर की नमी है वो ऊपर उठती है। जब वो ऊपर उठती है और संपर्क में जाती है पछुआ पवनों के, जेट धारा के, पश्चिमी जेट धारा के, और पश्चिमी जेट धारा के संपर्क में आके जब आगे बढ़ती है तो हिमालय का विशाल पर्वत उनके सामने चट्टान की तरह खड़ा हो जाता है। उस विशाल पर्वत से टकराकर ये जेट धाराओं के माध्यम से जो नमी आई है ये भारत में भारी वर्षा कराती है और जो गेहूं की फसलों के लिए लाभदायक होता है। उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है, इसको हमने बहुत अच्छे से समझा हुआ है कि उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में क्या होता है, विषुवत रेखा के ऊपर इधर से उत्तरी व्यापारिक पवनें, इधर से दक्षिणी व्यापारिक पवनें आती हैं, दोनों यहाँ पर मिलती हैं। अब चूंकि दोनों पवनें यहाँ पर एक दूसरे से मिलती हैं तो यहाँ पर एक निर्वात जैसी स्थिति उत्पन्न होती है और 5 अंश के आसपास उत्तरी अक्षांश में ऊपर एक अभिसरण क्षेत्र बन जाता है जिसको हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। और जब यही अभिसरण क्षेत्र कर्क रेखा के ऊपर बनता है, जब सूर्य कर्क रेखा के ऊपर आ जाता है और कर्क रेखा के ऊपर जब ये बनता है तो उसको हम बोलते हैं मानसूनी गर्त। ठीक है ना, विषुवत गर्त। इसको एक्चुअल में अभिसरण क्षेत्र को विषुवत गर्त भी बोलते हैं, लेकिन इस विषुवत गर्त का नाम भारत के ऊपर जब यह बनता है आकर के तो इसका नाम बदल जाता है और इसको हम बोलते हैं मानसूनी गर्त। अगला, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक बार बार बता रहे हैं हम इसको, अक्षांश ऊंचाई, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं, वायुदाब एवं पवन तंत्र। भारत में मानसूनी वर्षा की विशेषताएं, वर्षा का समय एवं मात्रा इसकी पहली विशेषता है। वर्षा का समय क्या है, वर्षा गर्मी के मौसम में होती है जनरली। अब आप कहेंगे कि अभी वर्षा हो रही है, इसको गर्मी का मौसम क्यों कह रहे हैं, तो बता दूं मैं आपको कि गर्मी का मौसम जून तक चलता है। जुलाई आते ही जब सावन और भादों जो देश में हम बोलते हैं वो आता है तो एक्चुअल में बारिश का समय वो होता है। जेठ और आषाढ़ तक तो हम गर्मी ही मानते हैं। असमान वितरण, भारत में वर्षा का वितरण समान नहीं है, यह मानसूनी वर्षा की पहली विशेषता है, मुख्य विशेषता है। अनिश्चितता, मानसून का कोई भरोसा नहीं, कब आ जाए कब कहो आए न, मना कर दे। अच्छा, जब नहीं आता तो कहाँ जाता है मानसून, पेरू के तट पर। ध्यान रखो, अगर भारत में बारिश नहीं हो पा रही है तो समझ लो कि भाई साहब पेरू के शहर पे चले गए हैं, और अगर पेरू के शहर पे चले गए तो वहाँ धुआंधार तबाही मचा रहे होंगे। शुष्क अंतराल मतलब सूखा बारिश का मौसम, पानी गिरा दिया, बारिश हो गई खूब सारी, जैसे इस साल हुआ है। अभी 2021 की अगर हम बात करें तो इस साल ये हुआ है कि किसानों अच्छी खासी मूंग बोई थी, खेतों में अच्छी मूंग की फसल भी हुई और बारिश जम के हुई, किसानों की मूंग को बर्बाद कर दिया और इसके बाद में बारिश गायब हो गई। यानी जो अब पानी नहीं गिर रहा है, बरसात नहीं हो रही, इसको हम बोलते हैं शुष्क अंतराल। ये समय चल रहा है शुष्क अंतराल का। अगला क्वेश्चन, भारत की जलवायुवी अवस्थाओं की विभिन्न क्षेत्रीय भिन्नताओं को लिखिए। क्षेत्रीय भिन्नताएं हम बार बार बता रहे हैं कि जब रेगिस्तान में 50 डिग्री टेम्परेचर होता है तो जम्मू कश्मीर में 20 डिग्री रहता है, जबकि इधर हम साउथ में जाते हैं तो दिन और रात का तापमान त्रिवेंद्रम में लगभग बराबर रहता है। रेगिस्तान में रात का तापमान 50 डिग्री पहुँच जाता है, रेगिस्तान में थार में दिन का तापमान 50 डिग्री पहुंच जाता है, जबकि रात का तापमान कितना हो जाता है, 15 डिग्री। यहाँ 45 लिखा है, गलत लिखा है, 15 डिग्री टेम्परेचर रात में हो जाता है। यानी कितना वेरिएशन होता है ये सोचिए।
अगला क्वेश्चन, जलवायु और मौसम में अंतर स्पष्ट कीजिए। मौसम एक शॉर्ट टर्म का मटेरियल है जबकि जलवायु लॉन्ग टर्म का मटेरियल है। इसके बारे में विस्तृत चर्चा हम कर चुके हैं। शीत ऋतु की विशेषता, नवंबर से फरवरी तक ठंड की ऋतु होती है। ठंड की ऋतु में गर्म दिन होते हैं, रातें ठंडी होती हैं, आसमान साफ होता है, आर्द्रता कम हो जाती है, हवाएं शिथिल पड़ जाती हैं। इस तरह से हम ठंड की ऋतु की विशेषता लिख सकते हैं। पूस की रात बोलते हैं ना जो हम, बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं रातें और अलाव जलाना पड़ता है। 1 नंबर वाले क्वेश्चंस बहुत सारे। मानसून शब्द की उत्पत्ति मौसम से हुई। ये मौसम किस भाषा का शब्द है? 4 दिए हुए हैं, अरबी भाषा का शब्द है। इसके बाद में ये दूसरा क्वेश्चन, जलवायु है लंबी अवधि वाला मटेरियल। जलवायु का कौन सा तत्व नहीं है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। हम अभी तक कौन से क्वेश्चन देख रहे थे कि जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, लेकिन इस बार यहाँ पर ये एक नया नाम आ गया है, नदी। नदी जलवायु को प्रभावित नहीं करती, नदी खुद प्रभावित होती है जलवायु से। एक विशेष समय में एक क्षेत्र में वायुमंडल की अवस्था को क्या कहा जाता है? मौसम एक विशेष समय में होता है और एक लंबे समय तक जब ये रहेगी तो हम उसको बोलते हैं जलवायु। एक समय विशेष के लिए, एक छोटे क्षेत्र के लिए वायुमंडलीय अवस्था मौसम कहलाती है, लेकिन एक 30 वर्ष से अधिक अंतराल के लिए, विशाल भूभाग के लिए वायुमंडलीय अवस्था जलवायु कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित है? अटाकामा, कलाहारी, सहारा या थार? देखिए अभी आपको ये नाम अजीब लग रहा होंगे, अटाकामा, कालाहारी, सहारा और ये दिया थार। अभी इसी में हम आगे एक प्रश्न पढ़ेंगे जिसमें दिया हुआ है कि महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर ही सबसे ज़्यादा रेगिस्तान क्यों पाए जाते हैं, तो उनमें आपको ये नाम आएंगे। अटाकामा भी आएगा, कलाहारी भी आएगा और सहारा भी आएगा और थार भी आएगा, लेकिन भारत का मरुस्थल थार है। अभी आपको इतना जानना काफ़ी है, बाकी डिटेल हम इसी वीडियो में आगे देखेंगे। चलिए अब अगला, सर्वाधिक बारिश मौसिनराम में होती है। उत्तरी मैदान में गर्म हवाएं जो बहती हैं उनको लू बोलते हैं। पश्चिमी विक्षोभ से बारिश होती है। जेट धारा जो है इसके बारे में उपयुक्त सभी दिया है इसमें आपके। और कोरियालिस बल से संबंधित है। कोरियालिस बल उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर जाता है और इस बल के कारण पवनें जो है उत्तरी गोलार्ध में, ये 2 बार लिखा गया एक्चुअल में। अच्छा हाँ, ये इनमें से कौन सा वाक्य कोरियालिस बल से संबंधित है? तो पहले ही वाक्य संबंधित लग रहा है मेरे को, तो इसमें पहला वाक्य ही संबंधित है। उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती हैं। इसके अलावा यहाँ जैसे उपयुक्त सभी वगैरह लिखा है ना, इससे कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना कि उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में दाईं ओर ये पवनें मुड़ जाती हैं। अगला, चक्रवाती विक्षोभ की उत्पत्ति भूमध्य सागर में होती है। आंख बंद करके जवाब दे देना। बांस के खंभों पर घर बनाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पर बाढ़ बहुत अधिक आती है। बाढ़ में से बचत के लिए वहाँ पर बांस के घर बनाए जाते हैं। पश्चिमी तटों पर ढाल वाली छतें बनाने का कारण परियोजना कार्य में आपको बता चुका हूँ मैं। पश्चिमी तटीय भागों में, गोवा वगैरह में इसलिए बनाया जाता है, मंगलोर में वर्षा अधिक होती है और तराई क्षेत्र में इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वहाँ हिमपात अधिक होता है, बर्फ़ गिरती है। चलिए आगे देखते हैं कि आगे अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। विश्व के अधिकतर मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भागों के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में क्यों होते हैं? तो इनके जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें उच्च दाब का केंद्र बनने के कारण ये है। ये एक्चुअल में हाई ऑर्डर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपके कॉन्सेप्ट देखे जाते हैं। सामान्य क्वेश्चंस की बात नहीं हो रही। मैं बार बार आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि खासकर हमारे हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, जो CBSE में अभी आए हैं, और मध्य प्रदेश के बच्चों से मैं अगर आप लोगों से बात करूँ तो क्लास 1 to 8 सारे बच्चों से, और जो बच्चे अभी 9th क्लास में देख रहे हैं इस वीडियो को, और अन्य जो पेरेंट्स भी अगर इसको देख रहे हों, तो मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि अपने बच्चों को एजुकेशन से जोड़िए, शिक्षा से जोड़िए। यदि आप बच्चों को शिक्षा से नहीं जोड़ेंगे तो आप अपने बच्चों का भाग्य ख़राब कर रहे हैं, भविष्य ख़राब कर रहे हैं। ये मैं आप लोगों से बार बार निवेदन कर रहा हूँ। अपने स्कूल में बराबर जाइए आप। जिस तरह से प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो रहते हैं उनके पेरेंट्स जाते हैं ना, इसी तरह सरकारी स्कूलों में हम देखते हैं कि पेरेंट्स बड़े उदासीन होते हैं। भाई आपसे कुछ नहीं बनता, मान लो ठीक है, हमको टाइम नहीं मिलता है, हम उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हमारे बच्चों का प्रोग्रेस रिपोर्ट जानने के लिए तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनको टीचर्स के पास जाना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए अगर वो कॉलिंग होती है तो। और अगर स्कूल से कॉल नहीं भी होता तो भी आप जाइए ना, टीचर्स से मिलिए और उनसे पूछिए कि आपके बच्चे का क्या स्टेटस है एजुकेशन में, उनको स्टडी में क्या उसका लेवल है, क्या किस स्तर पे उसकी पढ़ाई हो रही है, और आपका टीचर क्या फीडबैक दे रहा है, उसके आधार पे आप अपने बच्चे को तैयार कराइए। चलिए क्वेश्चन जो है इसमें दिया हुआ है कि उच्च दाब के केंद्र बनने के कारण, ध्यान रखिएगा कि
अधिकतर मरुस्थल जो है इसलिए पाए जाते हैं इन भागों में क्योंकि यहाँ पर उच्च दाब का केंद्र बन जाता है, और जब यहाँ पर उच्च दाब का केंद्र बन जाता है तो यहाँ बारिश, यहाँ पर पवनें नहीं आ पाती, पवनें यहाँ से दूर भाग जाती हैं। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, जिसमें पूछा है कि मानसून का आगमन कब होता है, तो जून के स्टार्ट में हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत में शीत ऋतु की है? यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये बा आएगा इसका उत्तर, गर्म दिन और ठंडी रातें। गर्म दिन और ठंडी रातें शीत ऋतु की विशेषता है, जबकि गर्म दिन और गर्म रातें गर्मी की ऋतु की विशेषता है। ध्यान रखिएगा, गर्म दिन और गर्म रातें गर्मी की ऋतु में, जबकि ठंडी रातें और गर्मा दिन यानी गर्म दिन और ठंडी रातें विशेषताएं हैं शीत ऋतु की। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कारण जलवायु को नियंत्रित नहीं करता? तो ये ध्यान रखिएगा, अक्षांश करता है, वायुदाब करता है, देशांतर, हाँ ये नहीं करते, देशांतर भाई साहब नहीं करते, समुद्र से दूरी करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानसून प्रस्फोट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार माना जाता है? मानसून प्रस्फोट के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार माना जाता है? पश्चिमी जेठ धारा नहीं मानी जाती, व्यापारिक पवनें मानी जाती हैं, पूर्वी जेठ धारा नहीं माना जाता, ला नीना भी माना जा सकता है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, ये जो पूर्वी जेठ धारा लिखा है ये अपन सही नहीं मानेंगे इसको। एक्चुअल में मानसून का प्रस्फोट होता है व्यापारिक पवनों के दक्षिण पश्चिम मानसून में परिवर्तन हो जाने के कारण, तो मेनली हम इसको मानेंगे व्यापारिक पवन। सही आंसर होगा इसका व्यापारिक पवन, पूर्वी जेठ धारा नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय मानसून की दोनों शाखाएं, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा कहाँ मिलती है? ये गंगा के मैदान में उत्तर पश्चिम की ओर दिया है क्या ये ऑप्शन? हाँ दिया हुआ है ये ऑप्शन, ये मिलती है यहाँ पर, ये सही आंसर है, ये दिया हुआ है आ। तमिलनाडु में अधिकतर वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून के पवनों द्वारा, मतलब लौटते मानसून के द्वारा, रिट्रीटिंग मानसून के द्वारा। शीत ऋतु में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी के डेल्टाई क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं, और ये किस सागर से आते हैं? ये आते हैं बंगाल की खाड़ी से। कहाँ दिया है? बंगाल की खाड़ी से आते हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी जो है यह अरब सागर की अपेक्षा अधिक गर्म होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, मानसून की उत्पत्ति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? स्थल भाग एवं गर्म भाग की, स्थल भाग एवं जल भाग की ठंडे गर्म की विभेदी प्रक्रिया के कारण उत्तर भारत में निम्न दाब का क्षेत्र होता है। सही है ये। अंतः उष्ण, उसने लिख दिया है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र सूर्य की आभासी गति के कारण ग्रीष्म काल में उत्तर की ओर गंगा की मैदान में, ये भी सही है। तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है, ये भी सही है, यानी उपयुक्त सही है उत्तर। हाँ ओके, उत्तर आएगा, तीनों सही हैं, ऊपर के आंसर सब सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानसून में वर्षा कम करने के लिए जिम्मेदार है? यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून तो खुद ही मानसून है, ला नीना एल नीन लिखा हुआ है, तो ये क्या होता है पता नहीं। ला नीना तो समझ में आता है, लेकिन ला नीना एल नीन साथ में तो ये कोई मतलब का नहीं, ला नीना समझ लीजिए। तो ये भी मानसून अच्छी कराता है, वर्षा अच्छी कराता है। एल नीनो, ये इसके कारण मानसून गड़बड़ होता है, क्योंकि पेरू के तट पर ये गर्म जलधारा बन जाती है। पूर्वी जेठ धारा मानसून अच्छा लेके आता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। उत्तर भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? मावट के नाम से। उत्तर भारत की बात हो रही है, यानी कश्मीर की तरफ। मावट कौन सा? जो पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा जो वर्षा हो रही है उसको बोलते हैं महावट। ग्रीष्म ऋतु में गरज के साथ पश्चिम बंगाल, काल बैसाखी। पश्चिम बंगाल का नाम अजाय बैसाख के महीने में या गर्मी के दिनों में काल बैसाखी, आँख बंद करके लगा दो। झारखंड में मानसून के पहुँचने का टाइम होता है 10 जून से 15 जून के आसपास में। तो ये पर्टिकुलर प्लेस के लिए जो है ये आपके क्वेश्चन में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन अगर ना भी देखें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पर्टिकुलर स्टेट के लिए डिपेंड करता है, एमपी के लिए नहीं पूछेगा। हाँ, मध्य प्रदेश में मानसून कब पहुंचता है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो मध्य प्रदेश में मानसून आने का सही समय है, मध्य प्रदेश में जो मानसून है उसका टाइम है 15 से 25 जून के लगभग। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? तो ये पश्चिमी घाट का किनारा, यहाँ मान लीजिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा यानी बहुत ज़्यादा वर्षा कहलाती है। पश्चिमी घाट का किनारे यानी कौन सा कहला जाएगा? ये अगर हम यहाँ पे भारत को देखते हैं तो ये कहलाता है पश्चिमी घाट, और इसके किनारे किनारे पर जो वर्षा होती है 400 सेंटीमीटर से अधिक भी यहीं होती है, तो 200 सेंटीमीटर से अधिक भी यहीं होती है। उत्तर भारत में शीत ऋतु का आरंभ नवंबर से आरंभ हो जाता है, नवंबर से फरवरी तक चलती है ये। अक्टूबर आते आते तक मानसून समाप्त हो जाता है, और अक्टूबर के बाद नवंबर शुरू होता है तो ठंड आ जाती है। चलिए आगे हम देखते हैं कि आगे क्वेश्चन है, इनमें से मानसून की पहली बारिश
कहाँ होती है? ये देखिए, पहली बार ये चर्चा हो रही है कि मानसून की पहली बारिश भारत में कहाँ पर होती है? भारतीय द्वीपों पर होती है और ये जून के पहले ही हो चुकी होती है। इनमें से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? सबसे अधिक वर्षा किससे होती है? तो सबसे अधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। ये आप ध्यान रखिएगा कि इससे 80% बारिश होती है, इससे 17% बारिश होती है और इन दोनों से मिलकर 3% बारिश होती है। इन दोनों से मिलकर यानी सा और दा से मिलकर 3% बारिश होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है ना, इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? दैनिक तापांतर कम होता है। मेरे को तो यही गलत लग रहा है। क्यों? क्योंकि वार्षिक तापांतर तो कम होता है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं। वर्ष भर अधिक रहता है तापांतर, ये भी सही है। विषम जलवायु, हाँ विषम जलवायु पाई जाती है दक्षिण भारत में। नहीं, विषम जलवायु नहीं, सम जलवायु पाई जाती है यहाँ पर। तो भाई दक्षिण भारत में समुद्र का तट है तो यहाँ पर सम जलवायु पाई जाएगी। तो ये तथ्य भी गलत है यहाँ पर, ये तथ्य भी गलत है। दैनिक तापांतर वाला ये वाला क्वेश्चन सही आएगा और ये वाला क्वेश्चन सही आएगा। अगला, जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उसका क्या प्रभाव होता है? तो सूर्य जब कर्क रेखा पर चमकता है तो नंबर 1 क्या दिया है? उत्तर पश्चिमी भारत में उच्च वायुदाब होता है। होता है क्या? नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, गलत है। उत्तर पश्चिमी भारत में निम्न वायुदाब होता है। हाँ ये सही है, उत्तर पश्चिमी भारत में निम्न वायुदाब होता है। अगला, उत्तर पश्चिमी भारत में तापमान और वायुदाब में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्यों नहीं होता? परिवर्तन होता है। लौटता मानसून, लौटता वौटता नहीं है, ये आएगा। उत्तर पश्चिमी मानसून, उत्तर पश्चिम भारत में निम्न वायुदाब होता है जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण पश्चिमी विक्षोभ। डेफिनेटली आँख बंद करके जवाब दे सकते हैं इसका तो। लेकिन अब यहाँ पर दिया हुआ है ये उत्तर पश्चिम भारत में। उत्तर पूर्वी मानसून से बारिश कहाँ होती है? तमिलनाडु पर, आंध्र प्रदेश और कोरोमंडल तट पर भी हो जाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से पूरे भारत में होती है। पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर पश्चिम भारत में होती है, विशेषकर हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में। उष्णकटिबंधीय चक्रवात से कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। चारों ऑप्शंस को हमने क्लियर कर लिया है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है? जनवरी में चेन्नई का तापमान कोलकाता से कम होगा कि अधिक? चेन्नई का तापमान कलकत्ता से अधिक होता है। यहाँ पर ध्यान रखिए। उत्तर भारत में वर्षा पूर्व से पश्चिम की ओर कम होती जाती है। मानसून शब्द का पहला प्रयोग अरबियों ने किया था, अरब भाषा वालों ने। पश्चिमी घाट के पहाड़ में पश्चिमी भाग में वर्षा अधिक होती है, पूर्वी भाग में कम होती है। पर्वत का पवन अभिमुख भाग वृष्टि छाया कहलाता है। पवन विमुख क्षेत्र कहलाता है वृष्टि छाया क्षेत्र, पवन अभिमुख नहीं। मतलब अगर हम ये पहाड़ को मान लें तो ये कहलाता है पवन विमुख क्षेत्र और ये कहलाता है पवन अभिमुख क्षेत्र, यानी पवन की तरफ मुँह वाला। तो विमुख वाला क्षेत्र कहलाता है वृष्टि छाया प्रदेश। भौगोलिक कारण बताया, पश्चिमी राजस्थान एक मरुस्थल है। भाई राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वह मरुस्थल है, वह थार की मरुभूमि कहलाता है। इसके कई कारण हैं। पहला कारण कि बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है मानसून की, उसकी हवाएं जब इस तरफ आती हैं तो सूख चुकी होती है और यहाँ बारिश नहीं होती, तो इसलिए यह सूखा क्षेत्र रह जाता है। अरब सागर की शाखा आती है तो अरावली की पहाड़ियाँ इसको रोक नहीं पाती और ये हवाएं दंदनाते सरसराते शिवालिक तरफ निकल जाती हैं, इसलिए फिर ये सूखा रह जाता है। अब बलुई क्षेत्र है, गर्मी में तापमान अधिक रहता है, मानसूनी पवनों की आर्द्रता वाष्पीकृत हो जाती है। जब तापमान अधिक रहेगा तो थोड़ी बहुत नमी आती, वो उड़ जाती है। सालाना वर्षा 25 सेंटीमीटर के आसपास होती, इससे ज़्यादा नहीं होती। यही सब कारण है कि राजस्थान का पश्चिमी भाग मरुस्थल है। क्यों मरुस्थल है? ध्यान रखिएगा इस बात का कि यहाँ पर मानसूनी बारिश नहीं होती। मेन कारण यही है क्योंकि यहाँ पर मानसूनी बारिश नहीं होती। अब जब पूछे कि मानसूनी बारिश क्यों नहीं होती, भाई एक लाइन में आप उत्तर देंगे पश्चिमी राजस्थान एक मरुस्थल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मानसून से बारिश नहीं होती। अब अगला क्वेश्चन बनता है मानसून से बारिश क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती क्योंकि मानसूनी पवनें जब यहाँ तक पहुँचती हैं तब तक इन पवनों में नमी समाप्त हो चुकी होती है। ठीक है। लेकिन हाँ, अगर अरब सागर शाखा की बात करें तो अरब सागर शाखा इनके ऊपर से गुजरती है पूरी नमी लेकर के, लेकिन इनके ऊपर बारिश कराने के लिए कोई अवरोध ही नहीं होता है। अरावली की पहाड़ी समानांतर होती है, इनको इसके सीधे निकल जाती है। अरावली की पहाड़ी रोक नहीं पाती और इसलिए ये सूखा रह जाता है ये क्षेत्र। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या क्वेश्चन है। तमिलनाडु में जाड़े की वर्षा होती है क्यों?
भाई तमिलनाडु में क्या होता है कि सितंबर के अंत में सूर्य दक्षिणायन होने लगता है। जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो निम्न दाब का क्षेत्र जो है पश्चिमी उत्तरी भाग से हटकर कहाँ, दक्षिण की तरफ आ जाता है। जब दक्षिण की तरफ आता है तो मानसून क्या होगा, लौटने लगेगा और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों का प्रभाव बढ़ जाएगा। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें क्या होती हैं, स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। स्थल में चूँकि पानी होता नहीं इसलिए सूखी हवाएँ होती हैं, लेकिन जब ये हवाएँ बंगाल की खाड़ी के ऊपर से चलती हैं तो इनमें बंगाल की खाड़ी की नमी आ जाती है। जब बंगाल की खाड़ी की नमी आ जाती है तब ये कोरोमंडल तट पर यानी तमिलनाडु के क्षेत्र में टकरा जाती हैं और जब टकरा जाती हैं तो वहाँ पर वर्षा कराती हैं। तो इस क्षेत्र में शीत ऋतु में एक तो लौटते मानसून से बारिश होती है और दूसरा पूर्व में जो बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात बन रहे हैं उससे बारिश होती है। अब अगला क्वेश्चन, भारतीय कृषि मानसून के साथ खेला हुआ एक जुआ है, साबित कीजिए आप। भाई जुआ मतलब जुआ क्या होता है एक्चुअल में, पत्तों के साथ खेलते हैं ना कि लगाया दाव, फंस गया तो माला माल, नहीं फंसा तो कंगाल, ऐसा होता है ना ताश के पत्तों में हम देखते हैं, और इसीलिए इसको बैन किया गया है कि ऐसे चीज़ें नहीं खेलना चाहिए। लेकिन भारतीय कृषि जो है मानसून के साथ खेलती है। क्या क्यों खेलती है, भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की कृषि वर्षा पर आधारित है और भारत की वर्षा मानसूनी पवनों पर आधारित है और मानसूनी पवनें निम्न दाब और उच्च दाब पर आधारित हैं। और यदि एल नीनो आ गया तो नहीं आएगा, यानी किसानों को पता चल रहा है कि एल नीनो आ गया है, वो तो अपने काम में लगे रहते हैं, मतलब एक अनिश्चितता। भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा जो है पूरी तरह से अनिश्चित है, कब कहाँ बारिश हो जाए कहाँ ना हो इसका कोई भरोसा नहीं, इसलिए मानसून के साथ खेला गया जुआ होता है भारतीय कृषि। दूसरा असमान वितरण, कहीं पर जम के बाढ़ आ जाती है, कहीं पे पानी गिरते नहीं है। मेघालय तरफ जाके देखो तो विश्व का नंबर 1 हो जाता है उस तरफ वो मासिन राम, और इधर लेह चले जाओ तो ठनठन गोपाल रहता है, इधर राजस्थान तरफ सूखा पड़ा रहता है। तो असमान वितरण भी भारतीय कृषि को प्रभावित करता है। अस्थिरता मतलब मानसूनी पवनों से वर्षा जो है वो भरोसे के तो काबिल ही नहीं है। अगर किसान ये सोच ले कि मन में कि यानी इस साल अच्छी वर्षा होगी, मौसम विभाग ने भी घोषणा कर दी, लेकिन अचानक उधर एल नीनो आ गया तो फिर क्या होगा, उधर एल नीनो इसका नाश कर देगा। दबाव अगर चेंज हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। दक्षिणी दोलन में हम देखते हैं यदि डार्विन पे हाई प्रेशर हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। मतलब कुल मिला के मानसून की अनिश्चितता के कारण भारत की फसल मारी जाती है और भारत की फसल मारी जा रही है यानी भारतीय कृषि की तो वाट लग गई। इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय कृषि मानसून के साथ खेला गया जुआ है। अगला क्वेश्चन है, मौसिन राम में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। ये तो हमको पता है, लेकिन क्यों होती है तो इसका कारण आप लोग जान लीजिए कि दक्षिण पश्चिम मानसून की जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है भरपूर पानी लेकर अपनी मटकियों में लेकर चल पड़ती है और मेघालय पहुंच जाती है। मेघालय के पठार पर जब ये जाती है तो खासी, गारो और जयंतीय पहाड़ों से टकराती है। खासी, गारी और जयंतीय पहाड़ों में खासी नाम की जो पहाड़ी है उसी के पास मौसिन राम स्थित है और ये हवाएँ जो है वहाँ जाके फंस जाती हैं, उनके ट्रैप में जाती हैं तीनों पहाड़ियों के और धुआंधार बारिश कराती हैं। लगभग 1187 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर होती है और इन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती हैं और इन पहाड़ियों का जो फैलाव है वह कीपनुमा है। यहाँ कीचनुमा लिखा है, गलत है। इन पहाड़ियों का जो घुमाव है वो इस तरह से, मैं आपको बता दूँ, ये कीपनुमा यानी ऊपर से ये पहाड़ियाँ चौड़ी हैं और नीचे से इस तरह से ये सकरी हैं। इस तरह से ऊपर से ये चौड़ी है, नीचे से सकरी। अब यहाँ पर जो है बादल फंस जाते हैं तो इनको हम बोलते हैं कीपनुमा। क्या बोलते हैं हम इनको? कीपनुमा। तो यहाँ बादल फंस जाते हैं और जम के बारिश कराते हैं और खासी पहाड़ी के पास में मासिन राम स्थित है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। अब ऊटी में साल भर काफ़ी तापमान नीचे रहता है क्योंकि जैसे जैसे समुद्र तल से धरातल की ऊंचाई बढ़ती है वायुमंडल सघन से विरल हो जाता है और तापमान घटता जाता है। मतलब तापमान में कमी के दो कारण हैं, एक तो सूर्य की किरणों का तिरछा पड़ना और दूसरा किसी स्थान का समुद्र की तल से ऊंचाई। तो ऊटी जो है समुद्र के तल के पास में है, विषुवत रेखा के थोड़ा करीब तो है, लेकिन यह तमिलनाडु के पास स्थित होने के बावजूद यहाँ पर होता क्या है कि इसकी ऊंचाई बहुत अधिक है और ऊंचाई अधिक होने के कारण यहाँ पर साल भर तापमान कम रहता है, भले ही यह विषुवत रेखा के आसपास हो। अगला क्वेश्चन, कौन से स्थान पर विश्व की अधिकतम वर्षा होती है? भैया बार बार बता रहे हैं, मासिन राम में होती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की जलवायु से संबंधित मौसमी अवस्थाएं किन वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती हैं? तो इसका उत्तर है वायुदाब एवं धरातलीय पवनें, ऊपरी वायु परिसंचरण, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो वायुदाब एवं धरातलीय पवनें हम देख चुके हैं कि सूर्य के आभासी गति पर निर्भर करता है। ऊपरी वायु परिसंचरण यानी ये पूरी तरह से जेट स्ट्रीम कहलाती हैं, ये पछुआ पवनें, ठीक है ना।
और पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ यानी भूमध्य सागर का शीतोष्ण चक्रवात और उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात। क्लियर। कोरियालिस बल क्या है बिल्कुल नहीं बताऊंगा, अब तो आप खुद को पता देना चाहिए आपको। जेट धारा कितने अक्षांशों पे होती है, रट गया होगा आपको। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ क्या होता है, भूमध्य सागर पर उठने वाली शीतोष्ण चक्रवाती लहरें हैं ये। इसके बाद आगे देखते हैं हम, मानसून का प्रवाह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कितने अंश के बीच में होता है, 20 अंश उत्तर से 20 अंश दक्षिण के बीच। एल नीनो क्या होता है, आंख बंद करके बता दो कि पेरू के तट पर गर्म जलधारा का विकास ठंडी जलधारा के स्थान पर हो जाए तो उसे एल नीनो कहते हैं। उससे होने वाले मानसून में असर होता है, मानसून कम पड़ जाता है भारत में, इसको बोलते हैं एल नीनो इफेक्ट। मानसूनी जलवायु विश्व के किन भागों में पाई जाती है, तो इसका उत्तर आप लिखिएगा दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में पाई जाती है। जाड़े के दिनों में भारत में वर्षा कहाँ होती है, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होती है, केरल में भी होती है, तिरुवनंतपुरम में। फेरल का नियम क्या कहता है, वही कोरियालिस बल है यार, ये कोरियालिस बल और फेरल का नियम एक ही चीज़ होती है। भारतीय मानसून की 3 विशेषताएं। नंबर 1, भारतीय मानसून की 3 विशेषताएं ये है कि भारतीय मानसून जो है मानसूनी पवनों से होता है, नंबर 1। नंबर 2, यह भारत की स्थलाकृतियों से प्रभावित होता है, पहाड़ों से। नंबर 3, असमान होता है। नंबर 4, अनिश्चित होता है। नंबर 5, वितरण में कोई भरोसा नहीं। नंबर 6, कभी भी इसे सूखा आ जाए, कभी बाढ़ आ जाए, कभी जल्दी आ जाए, कभी देर से आ जाए। तो आप बहुत सारी विशेषताएं भारतीय मानसून की लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, लू से आप क्या समझते हैं। अरे गर्मी के दिनों में उत्तर भारत में 40 डिग्री टेम्परेचर पर जो हवा चलती है उसको हम लू बोलते हैं। लग गई लू, काम तमाम। मानसून का विस्फोट क्या है, या मानसून प्रस्फोट क्या है, या मानसून बस्ट क्या है। मानसून की पहली बारिश जब शिलांग के पठार पर या इधर पटका जाए, कहाँ पर, मलाबार तट पर, तो होने वाली बहुत तेज़ वर्षा, यानी जून के मौसम में अचानक मौसम में बदलाव आता है, तेज़ हवा दक्षिण पश्चिम से आती है, बादल से आकाश पूरा बादलों से आच्छादित हो जाता है। मानसून प्रस्फोट क्या है, मानसून का विस्फोट क्या होता है, तो इसका उत्तर आएगा उत्तर भारत में आधे जून में मौसम में अचानक बदलाव आने लगता है। जो जब गर्मी पड़ रही होती है अब बहुत तेज़ हवा चलने लगती है। ये तेज़ हवा दक्षिण पश्चिम दिशा से आती है, आकाश में बादल छा जाते हैं और गर्जन तर्जन के साथ भारी बारिश शुरू हो जाती है। इस भारी बारिश को ही मानसून का फटना कहते हैं, जिससे गर्मी में राहत मिलती है। इसको मानसून का विस्फोट, मानसून प्रस्फोट, मानसून बस्ट भी कहते हैं। भारत में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं, मेनली 4 ऋतुएं पाई जाती हैं। नंबर 1, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और परिवर्तनीय ऋतु यानी लौटता मानसून। जम्मू कश्मीर के लेह में वर्षा कम क्यों होती है, समुद्र सतह पर 11,500 फीट की ऊंचाई पर लेह बसा है, मौसम बहुत ठंडा है, तापमान -40 डिग्री तक चला जाता है। अब जब इतना नीचे तापमान चला जाएगा तो वहाँ पर क्या वर्षा होगी, संभव ही नहीं है। इसलिए लेह में बारिश कम होती है, इसको ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। भारत का वायुदाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय है, स्पष्ट कीजिए। ये सवाल आपकी परीक्षा में गारंटेड आएगा, ये समझ लीजिए। भारत जो है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है, ये आपको पता है ना। जो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें स्थल भाग से चलती हैं और स्थल भाग से चलती हैं तो ये सूखी रहती, इनमें नमी नहीं होती। जब इनमें नमी नहीं हो रही हो और ये पवनें भारत के ऊपर से चल रही हैं तो भारत में वर्षा नहीं होगी। भारत में वर्षा नहीं होगी मतलब भारत एक शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, सूखा क्षेत्र होना चाहिए। लेकिन क्या भारत सूखा है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भारत का वायुदाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय है। यहाँ पर जो हिमालय का पहाड़ है वो उधर की ठंडी हवाओं को रोक लेता है, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों को एक तरह से वह अवरोध के रूप में खड़ा हो जाता है और वो उतने पावर से इधर नहीं आ पाती हैं। और इस तरफ अगर हम बात करें कि वायुदाब एवं पवन तंत्र की स्थिति ऐसी है कि जो उच्च दाब का क्षेत्र भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में बना है, तो दक्षिण पूर्वी मानसून जो है वह पवनों की नमी के साथ प्रवेश करता है अंदर। भारत वर्षा युक्त आर्द्र युक्त क्षेत्र बन जाता है। सर्दियों के दौरान हिमालय में उच्च दबाव का क्षेत्र विकसित हो जाता है। इस क्षेत्र में दक्षिण की ओर से महासागरों से आने वाली कम दबाव वाली ठंडी शुष्क हवाएं चलती हैं। गर्मियों में एक कम दबाव का क्षेत्र आंतरिक एशिया के ऊपर बन जाता है। इससे गर्मियों के दौरान हवाओं की दिशा बदल जाती है और हवाएं स्थल से थल की ओर चलने पड़ती हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि भारत में वायुदाब और पवन तंत्र अद्वितीय है कि जिस क्षेत्र को सूखा होना था वह हरा भरा नमी युक्त भारत भूमि बन जाती है। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे महत्वपूर्ण है क्रियाकलाप। राजस्थान में घरों की दीवार मोटी और छतें चपटी क्यों बनाई जाती हैं। राजस्थान के घरों में दीवार मोटी इसलिए होती हैं ताकि वे गर्मी के दिनों में गर्मी को घर के अंदर आने से रोक दें
और चपटी छत रेगिस्तानी इलाके में होने से हल्की बारिश को संरक्षित की जाती है। मतलब वहाँ पर चपटी छत होती है, ढालनुमा नहीं होती, तो जो बारिश होती है तो वो छत के ऊपर पानी रुक जाता है, जिससे वहाँ पर ज़मीन में पानी जा सके। एक तरह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए ये चीज़ की जाती है। अगला एक्टिविटीज़ है तराई क्षेत्र एवं गोवा तथा मैंगलोर में ढाल वाली छतें क्यों होती हैं। तो आपको बता दें, इसके ढालदार छतें देखने में जितनी आकर्षक होती है उतनी हैरान इसलिए करती हैं क्योंकि ये मेरी जानकारी से मैं बता रहा हूँ कि इसका वैज्ञानिक कारण ये है कि अगर हम तराई क्षेत्रों की बात करें, पहाड़ों पर हिमपात अधिक होता है और फ्लैट छत अगर होगी तो वजन सह नहीं पाएगा हिमपात की वजह से और वह नीचे गिर जाएगी, इसलिए ढालदार छत बनाई जाती हैं। और गोवा और मैंगलोर में इसलिए बनाई जाती है क्योंकि बारिश जो है घर के अंदर ना घुसे, नहीं तो अगर छत चपटी होगी तो सारी जो बारिश का पानी है वो घर के अंदर आ जाएगा, और अगर हम ढालदार बनाएंगे तो बारिश का पानी नीचे चला जाएगा। नीचे हमने एक विभिन्न स्रोतों से तलाश कर ऐतिहासिक कारण भी तलाशा है, ये भी एक कारण होता है। चलिए आगे देखते हैं। असम में जो प्रायः कुछ घर बांस के खंभों पर बने होते हैं, क्यों? असम में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, इसलिए यहाँ पर बांस के खंभों पर घर बनाए जाते हैं। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर है, इसका उत्तर आप लोग ध्यान से देखिएगा। विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंधीय भागों में स्थित हैं और महाद्वीप के पश्चिमी किनारों पर स्थित है, क्यों? तो इसका उत्तर है कि विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंधीय भागों में स्थित हैं और ये महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर स्थित हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में चलने वाली व्यापारिक पवनें अपनी नमी को पूर्वी भाग में ही निकाल देती हैं। ये महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों तक पहुंचने से पहले सूख जाती हैं तथा ठंडी महासागरीय धाराएं भी हवा के तट के ऊपर स्थित कर देती हैं, जिससे बादल का निर्माण नहीं हो पाता है। इसके अलग अलग कारण हैं, यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं, इनको आप देख लीजिएगा। अगर हम इसको मैप में देखें तो आप इस तरह से देख सकते। ये एक्टिविटीज़ 3 में अगर हम इसको देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये देखिए आप कि अधिकतर सबसे ये जो महाद्वीप दिख रहे हैं आपको अलग अलग, ये दिख रहा है दक्षिण अफ्रीका, ये अलग अलग महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे, यानी ये वाले किनारे क्या कहलाएंगे, इस तरफ वाला कहलाएगा पश्चिम और इस तरफ वाला कहलाएगा पूर्व। तो ये पश्चिमी किनारे पर आटाकामा रेगिस्तान, इसके बाद ये मोजेब और सोनोरन डेजर्ट, साथ में यहाँ पर चिन्हागुआन डेजर्ट है, यहाँ पर नाम्बिप और ये कालाहारी, यहाँ पर सहारा मरुस्थल, ये भारत का थार डेजर्ट, ये गिब्सन डेजर्ट और सैंडी डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया का। ये सारे के सारे किस तरफ हैं? ये सारे के सारे हैं पश्चिमी भाग तरफ। क्यों? क्योंकि ये पूर्व से जो पवनें आती हैं इस तरफ से, ये इधर से जो पवनें आ रही हैं ये इस तरफ आगे बढ़ रही हैं। जब ये आगे बढ़ती हैं तो इन किनारों पर, ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो पवनें आती हैं यहाँ पर, तो इधर आती हैं, यहाँ तक आते आते नमी सूख जाती, थार के रेगिस्तान तक आते आते नमी सूख जाती, इसलिए सूखा का सूखा रह जाता है। ऐसे यहाँ पर होता है, ये पवनें इधर आ रही हैं तो इधर बारिश करा देती है और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते यहाँ पर नमी सूख जाती है। तो यही वजह है कि ये जो रेगिस्तान है ये उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर स्थित हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने जलवायु अध्याय के प्रश्नोत्तर और क्रियाकलापों को हल किया। यदि आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी हुई है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, इस जलवायु के प्रश्नोत्तर और क्रियाकलाप में अभी तक जितने भी लाइक्स किए हैं और शेयर किए उसके रिकॉर्ड आप तोड़ देना है, मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डालो आप लोग। तो चलिए ठीक है, मुझे इजाज़त दीजिए, आप लोग पढ़िए, समझिए और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाइए इस वीडियो को लाइक करने का। चलिए धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद।